हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए प्रीलिम्स 2026 में बहुत मदद करने वाले हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे लॉन्च है। उनमें से एक कोर्स हम यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। ये कोर्स हम आपको 15 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पेड कोर्स होता है उसके अंदर से 15 क्लासेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम आपको दे रहे हैं और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो आप इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इन क्लासेस को। यस, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेरिएंट हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था और वेरिएंट हेस्टिंग को अपन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर गए थे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स अपन ने याद करी थी। कोई मेरे को बताएगा क्या ट्रिक्स थी? एनीबॉडी इन द क्लास? हमने उनके वार्ड्स को याद करने के लिए कि इनके कौन कौन से वार्ड्स होंगे वो याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बनाई थी। डब्ल्यू का उल्टा कर दिया अपन ने एम से अपन ने क्या करा था, फिर मैसूर और मराठा। तो फर्स्ट मराठा वार और सेकंड एंग्लो मैसूर वार, राइट। इस तरह से अपन ने याद करा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसका जो हुआ था इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ था, वो क्यों हुआ था? बिकॉज रोहिला वार के कारण। और रोहिला वार में क्या हुआ था? रोहिला वार में एक्चुअली क्या था कि इन्होंने पैसे लेकर किसी की तरफ से युद्ध लड़ा था, राइट। तो एक तरह से ब्रिटिश मिलिट्री को गलत तरीके से यूज करा, है ना, गुंडों की तरह यूज करा इन्होंने कि हाँ आप हमको पैसा दे दो, हम आपका ये काम करवा देंगे, 40 लाख रुपए दे दो, ये काम करवा देंगे। तो उसके अंदर क्या इनको पर्सनल बेनिफिट हुआ था, क्या इनके ऊपर पर्सनल एक्यूजिएशन लगी थी, ये सब अपन ने इसके अंदर समझा था, राइट। और इसके अंदर अपन ने जो ट्रीटीज हैं वो याद कर लिए, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रीटी कार्नेटिक वार्स में क्या हुई थी तो अपन को लर्न है वो, ठीक है। आपसे पूछा जाए ट्रीटी एंग्लो मराठा वार के अंदर क्या हुई थी तो हमें लर्न है मैडमैन, ठीक है। और मैडमैन जिसने अपने आप को रंग लिया, ठीक है। इस तरह से अपन ने याद करी थी। और अपन ने जो याद करा, अच्छा, ट्रीटी ऑफ भैरोवल क्या है? ट्रीटी ऑफ भैरोवल, इसमें भी अपन ने याद करा था भैरू नाम से। भैरू बाबा किसके अंदर आए थे? यस, किसके अंदर आए थे? रानी जिंदन के अंदर, ठीक है। ये याद है सबको, रानी जिंदन के अंदर आए थे, राइट। तो उनको फिर हटा दिया था, राइट, उनको हटा दिया था उधर से, राइट। और ट्रीटी ऑफ बैरोवल के अंदर एक इन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई थी, राइट, जो कि दलीप सिंह को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लर्न कर रहे हैं बच्चों। आप इन ट्रिक्स को याद रखो, बहुत काम आने वाली है और बहुत मजा आने वाला है आपको। जब भी आप एग्जाम के अंदर अगर मान लो ट्रीटी ऑफ बैरोवल आ गया तो कितना मजा आएगा, सोच कर देखो, सॉल्व करने में, राइट। तो हमको मस्ती से पढ़ना है, हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सिलेक्शन होगा ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है, डोंट वरी। बट इस साल अपना प्रीलिम्स तो सेलेक्टेड है ही, इस डायमेंशन में अपन को चलना है, राइट। और जो बच्चे, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का फिलॉसफी ऑप्शन है उनका मेंस भी सिलेक्टेड है, राइट। अगर आप प्रीलिम्स सेलेक्ट कर लेते हैं, आई विल गिव यू द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो बट मेरा जिंदा रहना जरूरी है उसके लिए। अगर मैं जिंदा रहा, है ना, प्रीलिम्स के बाद आपका रिजल्ट अच्छा है और मैं जिंदा रहा, ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी में एक आर्ग्यूमेंट ये भी है ना, रिलीजन फिलॉसफी के अंदर एक आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है कि अगर मैं जिंदा रहा, राइट, तो वो वाला मेरे को याद आ रहा है, अगर मैं जिंदा रहा तो फिर क्या होगा कि आपको मैं मीन्स क्लियर करूंगा पक्का, दैट इज फॉर श्योर, राइट। चलो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अपन को इसके अंदर पढ़ना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो नाम से अपन को ट्रिक बनानी हो जाती है, यहीं से स्टार्ट हो जाए। एक तो वॉल आ रहा है, मतलब दीवार, ठीक है। और ये कौन खाता है, ये मतलब, है ना, कौन खाता है, कॉर्न्स खाता है, राइट। इसका फेवरेट जो है वो कॉर्न्स है, राइट। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, राइट। 786 से लेकर 1793 का पीरियड है इनका, राइट। 1785 तक वो भाई अपने वेरिएंट हेस्टिंग, 1786 से लेकर 1793 तक ये है, राइट। तो इनके बारे में हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो, चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है, पेंटेड बाय द थॉमस, ही वाज कमांडर ऑफ द फोर्स, ब्रिटिश फोर्स ड्यूरिंग अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इनकी बहुत बड़ी गत बिगड़ी थी, राइट। और ये बहुत बुरी तरह से हारे थे, राइट, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, जो जिसको ये कमांड कर रहे थे। पर भारत में ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। भारत में इन्होंने रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स लेकर आए, मतलब कमांडर थे जब तो इतना नहीं करे, पर गवर्नर जनरल थे तब जब इन्होंने बहुत सारी चीजें करी है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको बोला जाता है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये बने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1786 एट द टाइम व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, जुडिशियल केओस एंड फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बुरी हालत थी भाई, बहुत भर के करप्शन इसके अंदर था, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, जो करप्शन कर रहा था वही जुडिशियल सिस्टम को संभाल रहा था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द फौजदारी अदालत जो बनाई थी, राइट, उसका हेड था, प्रिसाइड करता था उसको। तो जो क्राइम कर रहा है, जो करप्शन कर रहा है, वही क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। तो देयर इज नो सेपरेशन, मैंने आपको बताया था, देयर इज नो सेपरेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और इसके कारण बहुत ज्यादा सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन आ जाएगा, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम का समझ में ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, जुडिशियल केओस वाज देयर,
ठीक है। और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है भाई। आप देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो नुकसान होगा ही ना, जब सारा का सारा इसका पैसा जो होंगे इसके एम्प्लॉयज का जाएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कंपनी तो नुकसान होगा। तो इनको भेजा इसलिए गया था कि भाई देख तू यहाँ पर तो फेल हो गया कॉर्नवालिस, ठीक है, पर तेरे अंदर टैलेंट तो है भाई, ठीक है, तू जा भारत के अंदर और भारत के अंदर रिफॉर्म्स कर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर, तो सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म कर, ही इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, राइट। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स कर, ठीक है, तो पुलिस रिफॉर्म्स कर, ऐसे बहुत सारी रिफॉर्म्स तो कर जिससे कि चीजें सही हो, नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। इनको इस डायमेंशन से भेजा गया। करप्शन वाज वेरी रैम्पेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम। तो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस was appointed Governor General of Bengal in 1786 at the time when the East India Company was facing administrative corruption, judicial chaos, and financial or fiscal instability. Right? His tenure is remembered for the deep structural reforms in the administration, judiciary, revenue, and civil services aimed at establishing British authority on a more परमानेंट एंड रूल बेस्ड ऑर्डर, है ना, रूल बेस्ड हो। ऐसा नहीं कि भाई अनारकी चल रही है, जिसका जो मर्जी आ रहा है वही कर रहा है, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसलिए याद रखा जाता है, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे सिस्टम के अंदर, राइट। अब इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आप यहाँ पर देखो, रेवेन्यू रिफॉर्म्स करा, ठीक है, लैंड सेटलमेंट एक्ट आपने सुना होगा, वो इनके टाइम पर है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जुडिशियल रिफॉर्म्स करे, राइट, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स करे और पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर करे, ठीक है। तो पुलिस रिफॉर्म्स तो ऐसा जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ साथ ही पुलिस रिफॉर्म्स कवर हो जाता है, ठीक है, बट अपन को ये समझना है सिविल सर्विसेज के क्या रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या करें। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक तरह से एक बेस क्रिएट करके जा रहे हैं, आने वाले लोग उसके ऊपर फिर और ज्यादा देखो। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम सीधे से वैरेन हेस्टिंग ने कुछ स्टेप उठाए। वैरेन हेस्टिंग ने जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक तरह से सिविल, क्रिमिनल, इसके अंदर कोर्ट्स बनाए, राइट। तो अब इसके ऊपर कॉर्नवालिस करेंगे, उसके आगे फिर और कोई आएगा गवर्नर जनरल, वो करेगा, और इस तरह से आगे आगे चलकर चीजें इंप्रूव होती जाएगी। एक साथ रिफॉर्म नहीं हो रहे, धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और कंटिन्यूस रिफॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। कुछ लोग होते हैं, अब देखो गवर्नर जनरल की पर्सनैलिटी पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जिनके रिफॉर्म्स का कीड़ा होता है कि मैं जाके रिफॉर्म्स करूंगा भाई, और कुछ लोगों को भेजा इसलिए जाता है कि भाई तेरे पास कीड़ा है रिफॉर्म करने का, तू जा वहां पर रिफॉर्म कर, रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ये सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स के अंदर आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिफॉर्म्स, और रेवेन्यू रिफॉर्म्स के अंदर बहुत अच्छे से अपन को ये डायमेंशन कवर करनी होगी, राइट। तो रेवेन्यू रिफॉर्म में अगर आप देखेंगे उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने 3 तरह के रेवेन्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। एक तो परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, ठीक है। अब हम सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट समझेंगे और उसको बहुत अच्छे से अपन को समझने की जरूरत है, ठीक है। अभी तक आपने इसको पढ़ा होगा पर उस वे में नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो देखो टाइम पीरियड चल रहा है 1772 से 1790 का, राइट। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, देखो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा ना, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको चाहिए भाई पैसा तो चाहिए, उसको रेगुलर पैसा उसको रेगुलरली चाहिए। बिना पैसे के वो क्या कर सकता है, वो रिफॉर्म या कुछ भी नहीं कर सकता, ना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, ना खुद का घर लेगा, ना कुछ और करेगा, ना करप्शन कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पैसा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और कोई भी सिस्टम हो, मान लो कोई आपने कंपनी खोली, तो अगर मान लो आपके पास एक दिन तो बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है और एक दिन बहुत कम पैसा आ जाता है, फिर बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, फिर बहुत कम पैसा आ जाता है, राइट। तो ऐसे तो आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी। ऐसे तो आप डिसीजन मेकिंग करेगी, साहब इस बार है ना मैं यहां पर थे, आप इस बार है ना मैं बहुत सारा पैसा जो है मार्केटिंग में खर्च करूंगा, इतने में कंपनी नीचे चलेगा, पैसा ही नहीं आया। तो आप कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। और एक इतना बड़ा कॉलोनियल पावर बन रहे हैं ये, राइट, और उसके लिए उनको पैसा का तो निरंतर चाहिए। इन्होंने सिस्टम सोचा, इन्होंने एक तरह से क्विंक्विनियल सिस्टम लगाया वारेन हेस्टिंग्स ने, पर वो फेल हो गया ड्यू टू सम रीजंस। फिर क्विंक्विनियल सिस्टम के बाद उन्होंने एनुअल सिस्टम करा, उसको वो भी फेल हो गया। तो यहाँ पर 1772 से 1790 तक इनका ऐसा चल रहा है कि कभी तो पैसा ज्यादा आ जाता है, कभी पैसा कम आ जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, इस तरह का सिस्टम चल रहा है। देखो अगर ऐसा रेवेन्यू है तब तो मजा ही आ जाएगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा आएगा नहीं, राइट। अच्छा ऐसा आएगा तो खराब है, राइट, इस तरह से आ रहा है तो खराब है, इससे बढ़िया तो आया नहीं। तो ऐसा आएगा नहीं, ऐसा आना नहीं चाहिए। तो कैसा सिस्टम, इन्होंने सोचा कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर इस तरह का हमको रेवेन्यू मिल जाए, कम से कम फिक्स्ड ही मिल जाए भाई, पर मिल जाए। कभी बारिश ज्यादा हो गई, ज्यादा रेवेन्यू हो गया, बारिश कम हो गई, कम रेवेन्यू हो गया, कभी ऐसे सिस्टम नहीं चाहिए हमको इसमें। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट भी बहुत सारा लग रहा है। हमको ये पता चल जाए कि भाई हमारे कॉफिन के अंदर इतना सारा पैसा आ जाएगा, ठीक है, हमारी तिजोरी में इतना सारा पैसा आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां पर सबको समझ में आ रहा है। तो हमने जब ऐसा सोचा है कि हमारे तो रेवेन्यू परमानेंट नहीं है, तो ब्रिटिशर्स को बड़ी दिक्कत हो रही है। ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है रेवेन्यू वाज नॉट परमानेंट, और एक साइनसोइडल सा कर्व यहां पर चल रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ब्रिटिशर्स व्हाट ब्रिटिशर्स वांट, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि भैया ऐसा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो कम से कम ऐसा ही मिल जाए, कुछ इस तरह का कांस्टेंट हमें मिल जाए, ऐसा कर्व बन जाए। ठीक है, तो कर्व से समझ रहे हैं चीजों को, राइट। तो यहां पर क्या है, ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि एक परमानेंट सेटलमेंट हो जाए साहब, नाम समझे, परमानेंट सेटलमेंट। तो समस्या समझो और समस्या का निदान, ये परमानेंट सेटलमेंट इनको लग रहा था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, इससे पहले क्वीनियल सिस्टम आया था, फेल हो गया था, वो एनुअल सिस्टम आया था, फेल हो गया। क्वीनियल सिस्टम किसका है, वेरेन हेस्टिंग का है, ये याद है आप सबको, है ना। तो यहां पर आप देखो बैकग्राउंड, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कॉर्नवालिस बिटवीन 1772 से 1790 ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएटिंग इनकम। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट, अगर आप कहेंगे कि डिजास्ट्रस प्रॉब्लम फॉर देम, कि रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू आ रहा है पर कब आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कुछ नहीं पता। आप अभी हीरो बन जाए चश्मा पहन के, क्या और रेवेन्यू होगा, चलो 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 रिफॉर्म्स करते हैं, बाद में पता लगा रहे भाई रेवेन्यू था ही नहीं। Warren Hastings had initiated some policies like the quinquennial system as well as yearly bidding systems, but both failed. दोनों फेल हो गए। ठीक है, the official of the Board of Revenue like Sir John Shore, next Governor General, and the Governor General Lord Cornwallis had long discussion. इन्होंने बहुत long discussion करे जॉन शोर ने, जो कि आगे जाकर गवर्नर जनरल बनी। जॉन शोर की भी अपनी कहानी है, ठीक, इनकी भी अपनी पर्सनैलिटी अलग से, ये अपन समझेंगे। Understanding them disputes over the revenue policies. Finally, in 1790 they agreed to initiate new revenue policy. ठीक है, और उनको लगा कि भैया देखो क्या करना है हमको, हमारे जो कॉफर्स हैं उसके अंदर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू आए, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव वांट, राइट। एट द सेम टाइम एनकरेज जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन, और वो उनके यहाँ पर है ना, पहले क्या था ब्रिटिशर्स के अंदर देखें सिस्टम, तो उनके अंदर ऐसा था, यहाँ पर जो भी इस लैंड को संभालते थे ना, ठीक है, वो लैंड के अंदर इस तरह की पॉलिसीज बनी हुई थी ब्रिटिशर्स के अंदर, ठीक है, जो उनके बिग सेटलर्स थे, राइट, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनी हुई थी कि वो बहुत सारा पैसा खर्च करते थे भाई इसके अंदर, है ना। इसके अंदर कुएं खुदवा देंगे, इरिगेशन सिस्टम लगा देंगे, कैनाल लगा देंगे, और ऐसे बहुत सारा प्रोडक्शन होता था, जितना प्रोडक्शन उतना रेवेन्यू। तो उनको भी ऐसा लगा कि भाई हम कुछ ऐसे क्लास बनाए जो कि क्या करे, जो कि इस तरह की चीजें करे, राइट। ठीक है, रिफॉर्म्स करें, यहां पर ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स करें। अब पहले जो सिस्टम बनाया गया था, ठीक है, आपने देखा था पहले हाईएस्ट बिडर जो होता था, ठीक है, हाईएस्ट बिडर को बोला जाता था कि भाई तू इसके अंदर पैसा खर्च कर, रिफॉर्म कर, ये मना कर देता, बोला मेरे को 5 साल के लिए दिया है, क्वीनियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, 5 साल के लिए दिया है, 5 साल के बाद किसी और के पास जमीन चल जाएगी, मैं काहे करूं, राइट, ऐसा करता था, तो रिफॉर्म्स नहीं हो पाते थे। तो इनको ये समझ में आ गया कि जब तक यहां पर इस लैंड का कोई ओनर नहीं बना दोगे ना, तब तक ये इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक ओनर नहीं बना दोगे ना इसको, तो तब तक ये लैंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं जो कि ओनर हो बहुत बड़ी सारी लैंड की, जो उसके लैंड को अपना समझे और उसके अंदर रिफॉर्म्स करे, और उससे कुछ पैसा है, कुछ पैसा ये कमाए और कुछ पैसा ब्रिटिशर्स के पास जाए, ज्यादातर पैसा ब्रिटिशर्स के पास जाए। और ऐसा जो सिस्टम होगा वो होगा जमींदार सिस्टम। अब यहां से हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं जो आगे तक आपके काम आएगा, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। मुगल्स के टाइम पे जमींदारी सिस्टम वाज देयर, ठीक है। हाँ, ये बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं हम, जमींदारी सिस्टम वाज देयर, जिसमें जमींदार्स वर कलेक्टर्स ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्टर वो हुआ करते थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करके मुगल्स को लिया करते थे, खुद बीच में रखा करते थे कुछ पैसा, ठीक है, एक तरह से मिडिल मैन हुआ। यहां पर ये सोचेंगे कि जमींदार जो है दैट इज वेरी पावरफुल ड्यूरिंग द मुगल्स, और अभी भी पावरफुल है। वैसे ही इनके पास बहुत सारी जमीन है, ठीक है, जमींदार के पास। अगर हम इनको एम्पावर करेंगे तो हो सकता है ये हमारे एक तो लॉयल रहे, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयलिटी, इनको लॉयल्टी चाहिए भाई, ये हमारे लॉयल रहे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। दूसरा, ये रिफॉर्म्स भी करेंगे, इनको पता है, इन्होंने बहुत दिनों से जमीनों को देखा हुआ है, जमीनों को संभाला हुआ है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं। मुगल के टाइम पे भी ये रिफॉर्म्स करते थे। ऐसा इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन यहां पर कर लिया, और इन्होंने क्या करा कि जमींदार को कहेंगे हम, कि जमींदार को हम एम्पावर करेंगे, और जमींदार को कहेंगे कि भैया देखो ऐसा काम कराएंगे हम आपसे कि आपको ओनर बना देंगे लैंड का। मान लो ये लैंड है ना, इन लोगों की है, ठीक है, तो ये कहेंगे कि क्वीनियल सिस्टम इसीलिए फेल हुआ क्योंकि इस पर्सन के पास, जो उनका हाईएस्ट बिडर था, उसके पास कुछ पावर नहीं थी। अब इसको हम सारी पावर देंगे, इसको हम बना देंगे इस लैंड का ओनर। अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ओनरशिप राइट हम देंगे।
जमींदार को कहेंगे भाई ये वाली जमीन जो है ना वो आपकी है, ठीक है, जमींदार को बोलेंगे ये वाली जमीन आपकी है। तो ये जिनके पास जो इस जमीन पे काम कर रहे थे, जिनके पास पहले ओनरशिप थी, वो बन जाएंगे यहाँ पे टीनेंट। अब समझे टीनेंट का मतलब समझ लो, टीनेंट, ही विल बिकम टीनेंट। और जमींदार को ये बोलेंगे कि भाई जमींदार देख भाई हमें एक रेवेन्यू लाकर तुमको देना है, रेवेन्यू का कुछ हिस्सा, अभी मैं बताऊं कितना हिस्सा आप रखना और रेवेन्यू कुछ हिस्सा हम रखेंगे, ठीक है, रेवेन्यू कुछ हिस्सा आप रखना कुछ हिस्सा हम रखेंगे। और इसके बाद आप जो रेवेन्यू रख रहे हैं, आपको फिक्स रेवेन्यू देना है, मान लो 100 रुपए आपको देना है ना 100 में से 10/11 आप मान लो इसको 110 है, ठीक है, 110 मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में इजी है। 10/11 मतलब क्या हो गया, 10/11 का अगर हम देखें तो 100 रुपीज हम रखेंगे, 110 में से 100 रुपीज हम रखेंगे और 10 रुपीज तुम रखना, बाकी ऊपर की कमाई तुमको जितनी करनी है इनसे, जैसा रेवेन्यू कलेक्ट करना है वैसे करो, हमको कोई मतलब नहीं, हमें 100 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। दिस सिस्टम इज नोन एज जमींदारी सिस्टम। तो आप यहां पर देखो इसके अंदर क्या होगा कि जमींदारी सिस्टम के अंदर एक जमींदार, एक लैंड का टुकड़ा दिया जाएगा जमींदार को, ठीक है, जमींदार वही जो मुगल के अंदर इनको रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे, तो एक बड़ी कॉम बन गई थी जमींदारों की, राइट। तो जमींदार को एम्पावर करने के लिए एक यहां पर स्टेप उठाया गया, परमानेंट सेटलमेंट पड़ रहा है, धीरे धीरे देखना कैसे परमानेंट इसके अंदर ये हो जाएगा, राइट। जमींदारों को करने के लिए यहां पर एक तरह से क्या करा, यहां पर एक तरह से एम्पावर करने के लिए इनको ओनरशिप राइट दिए गए। इनसे ऐसा कहा गया, हम एक पॉइंट बता रहे हैं अभी जमींदार, अब जमींदार के अगेंस्ट में भी एक पॉइंट है सनसेट क्लॉज, वो हम बताएंगे आपको। जमींदार से जैसे कहा गया कि भाई हम है ना अपना रेवेन्यू फिक्स कर रहे हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, रेवेन्यू हम फिक्स कर रहे हैं, मान लो रेवेन्यू हम 110 रुपए कर रहे हैं, हमको 110 रुपए में से 110 रुपए का रेवेन्यू चाहिए, बट क्योंकि तुम हमको ये कलेक्ट करके दोगे तो 1/10 इसका जो होगा वो तुम रख लो, ठीक है, और सॉरी 10/11 हम रख लेंगे और 1/11 तुम रख लेना, मतलब 10 रुपए तुम रख लेना और 100 रुपए हमको दे देना, मतलब तुम्हें हमें 100 रुपए देना डियर जमींदार। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम हो वो इस तरह से हो जाए। अब आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पहले प्रॉब्लम समझ रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल रहा है ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो एक तरह से सेटलमेंट हो रहा है जमींदार और इनके बीच में, तो सेटलमेंट वर्ड, परमानेंट सेटलमेंट, अभी परमानेंट भी समझेंगे क्या है। तो 1790 में इस तरह से यहां पर कहा गया कि हम क्या करेंगे, हम एक तरह से 1780s के टाइम पे जो रेवेन्यू आता था उसको स्टडी करेंगे और उससे एक वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 110, कि 110 रुपए का रेवेन्यू हमको देना है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमको जमींदार 100 रुपए देगा भाई, और जमींदार अपना जो होगा 10 रुपए अपने पास रख लेगा, और ये लोग जो होंगे यहां पर मेहनत करेंगे और ये प्रोडक्शन करेंगे और इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जमींदार की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमको तो 100 रुपए मिलने चाहिए। ये जो लोग होंगे जो कि पहले इस लैंड के ओनर थे, दे विल बिकम सडनली टीनेंट्स, और जमींदार का टीनेंट से डायरेक्ट लिंकेज है। जमींदार विल एक्सप्लॉइट टीनेंट लाइक एनीथिंग, कि भैया मेरे को पैसा चाहिए, और इनसे पैसा तो लेगा ये 110 रुपए तो ले ही रहा है, इसके अलावा इनसे बड़े बड़े गिफ्ट ले रहा है, क्योंकि जमींदार हैज ए राइट कि कभी भी इसको हटा सकता है, कभी भी इसको हटा सकता है जमींदार चुटकी बजाएगा, बेटा तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे मेरे को हट जा, हटा देगा। तो ये जमींदार को के लॉयल बनने के लिए और जमींदार की बटनी करने के लिए उनको गिफ्ट भी देना पड़ता, और इनका हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन जमींदार कर रहा था। इनको लगता है यार हमारी जमीन छूट जाएगी, क्योंकि जमींदार वाज हैविंग द ओनरशिप राइट, तो कभी भी इसको हटाना, कभी भी इसको हटाकर किसी और को दे देना जमीन, ये अब ऐसा हो आप जिस घर में रहते हैं कभी भी आपको हटा दे कोई पर्सन, तो आप उसके लॉयली बने रहो, जब आएगा चाय पिलाओगे अच्छी सी, समझ में आ रहा है, अरे सर बर्फी वर्फी मंगाओ, जमींदार साहब आए, ऐसा। जमींदार बोले यार ठीक है जा रहे हैं हम, फिर चलें, बोले ठीक है साहब चलें, अच्छा साहब सॉरी लिफाफा दिया फिर आप, ठीक है, समझे। तो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन इन टीनेंट्स का होगा, जिसको आप पीजेंट्स बोल लो, टीनेंट्स बोल लो। ये कौम जो होगी जमींदार कौम, ये बहुत लालची कौम हो जाएगी, और ब्रिटिशर्स को भी बाद में लगेगा भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये बड़ी लालची कौम है, ठीक है। इसके बाद फिर और रिफॉर्म्स होंगे, रॉयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम आएगा, तो एक
इवोल्यूशन की फॉर्म में पढ़ो बच्चों। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैं तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वहां से तो मेरे को तुमको पढ़ाना ही है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1790 द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फिक्स फॉर द 10 ईयर्स, कि जो 110 रुपए फिक्स करा गया, ठीक है। और 1793 में इट वाज मेड परमानेंट, कि हाँ ठीक है हमेशा 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए हम परमानेंट कर रहे हैं, जब तक ये परमानेंट सेटलमेंट रहेगा तब तक ये रहेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज परमानेंट, है ना। और सेटलमेंट वर्ड का मैंने आपको बता दिया, सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट। तो 1793 में इट वाज मेड परमानेंट। जमींदार्स वर डिक्लेयर ओनर ऑफ द लैंड, व्हिच मींस ही हैड राइट टू इविक्ट peasant from his land in case of non payment of the land revenue। लैंड रेवेन्यू नहीं दिया तो हटा देगा, वैसे भी हटा सकता था। समझ में आ रहा है। अब जमींदार्स का डायरेक्टली कांटेक्ट था पीजेंट से। पीजेंट्स इनको नहीं जानते थे ब्रिटिशर्स को, जमींदार ही इनके लिए माई बाप हो गया। और पीजेंट झटके में इनकी ओनरशिप जो थी, ओनर से ये टीनेंट बन गए। इसीलिए आज के जमाने में टीनेंसी राइट्स जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं कि क्या बताएं तुम्हें, राइट। इसका मिसयूज हो रहा है बहुत ज्यादा, राइट। तो आउट ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू 10th 11th वुड गो टू द स्टेट एंड 1/11 वुड गो टू जमींदार। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दूसरी चीज, एक और चीज आप देखना, जमींदार को एम्पावर करने के चक्कर में इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इन सबका इंपैक्ट पड़ेगा भाई। अब जब हम पढ़ेंगे कि पीजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, तो ये सब आएगा जमींदारी सिस्टम, और उसको फिर तुमको ये वाला डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको जमींदारी सिस्टम समझा रहा हूं ब्रिटिशर्स के टाइम का। परमानेंट सेटलमेंट तो पढ़ ही रहे, पर पहले उसके लिए जमींदारी सिस्टम, तो आगे चलकर ये बहुत काम आने वाला है। जमींदार को बोलते हैं भाई यू आर द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। अब है ना, उस वक्त बहुत सारे एरियाज के अंदर ट्राइबल लोग भी रहते थे, जैसे जंगलों के अंदर ट्राइबल लोग, उनकी लाइवलीहुड पूरी जंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, ठीक है। कोई नदी बह रही है यहाँ पर, राइट, उसके आसपास सेटलमेंट कर लिया कुछ लोगों ने, राइट, ठीक है। कोई मतलब फॉरेस्ट है उसके आसपास कर लिया, ठीक है। वहां पर पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है उनका है, वो जाकर अपने उनके खुद के राइट्स हुआ करते थे। और मुगल टाइम पीरियड में भी प्रजातियां जो होती थी, भील प्रजाति जैसे, राइट, और कोई दूसरी प्रजातियां जो होती थी, राइट, उसके अंदर क्या है, उन सबको एक ऑटोनॉमी दे रखी थी कि भाई आराम से तुम रहो, जंगल तुम्हारा है, ठीक है। हमको बस थोड़ा सा वो दे दिया करो, फ्रूट्स दे दिया करो, वुड दे दिया करो। वुड बहुत इंपॉर्टेंट थी, वुड से बहुत सारे जो रथ वथ और ये सब चीजें बनती हैं, राइट, कैवलरी के अंदर काम आती है, और ये सब चीजें दे दिया करो, बाकी तुम रहो आराम से। पर इन्होंने क्या करा, जमींदार को एम्पावर करने के चक्कर में ये जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो कि फॉरेस्ट था, जो ट्राइबल एरियाज वाले था, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, जमींदार को दे दिया कि यहां से भी तुम क्या करो, यहां से भी तुम रेवेन्यू जनरेट करो। अब इन लोगों को रेवेन्यू पहले नहीं देना पड़ता था, बड़े ऑटोनोमस रहते थे एक तरह से। व्हील प्रजाति के लोग, हाँ ठीक है, राजा था, पर उनको इस तरह से रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था। इनको एक तरह से सर्विस कर रहे हैं, जंगल को बचा के रख रहे हैं, लकड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं राजा को, एप्पल दे रहे हैं राजा को, राइट, ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। सेना के लिए कभी सेना यहाँ से गुजर रही है तो सेना के लिए सब कुछ अरेंज करके दे, ऐसे इनको था। इनका कोई ऐसा नहीं था कि भाई इनको रेवेन्यू देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर इनको रेवेन्यू देना पड़ जाएगा, और इनको पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ है, तो ये अपोज करेंगे, क्योंकि ट्राइबल लोग जो है ना वो ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा चाहते हैं। अब इन्हें सिस्टम नहीं आएगा, लिखा पढ़ी का सिस्टम नहीं आता था इनको समझ, तभी तो मुगल्स नहीं लेते थे इनसे। अब बोले अरे साहब ऐसा ऐसा होगा, ये देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और एक ये जमींदार है, ये कर रहा है सब, तो जमींदार के खिलाफ ये रिवोल्ट कर देंगे, एंड दैट इज नोन एज ट्राइबल रिवोल्ट। तो बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट देखे गए इसके बाद, बहुत सारे पीजेंट की हालत खराब है तो पीजेंट रिवोल्ट, बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट्स देखे जाएंगे, ठीक है। तो यहां देखो, जमींदार वर आल्सो डिक्लेयर द ओनर ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल लैंड सच एज फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग लैंड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पर आप जमींदार की समझ, जो कॉम है उसको समझ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि जमींदार मजे से रहता था, उसको कोई उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, नहीं, जमींदार के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी थी। भाई तेरे को भी बदल सकते हैं। जमींदार से कहा जाता था कि भाई देख, तेरे को हमको 100 रुपए देने हैं, मतलब हाँ तू हमको 100 रुपए देगा। और एक सनसेट क्लॉज उन्होंने बनाया। सनसेट क्लॉज का मतलब यह है कि अगर इस डेट तक तूने 100 रुपए नहीं देना तो तेरी भी जमींदारी खत्म। क्या समझे? ये समझे कि इस टाइम पीरियड तक अगर तुम 100 रुपए नहीं देगे तो तेरी भी जमींदारी खत्म हो जाएगी, और हम इस लैंड को किसी और जमींदार को ऑक्शन कर देंगे। तो जमींदार के ऊपर भी तलवार लटका के रख रखी है इन्होंने, और जमींदार से पूछेंगे कि भाई पैसा दे और अपनी तलवार हटा ले, नहीं तो किसी दिन तलवार नीचे करके गर्दन पे लग जाएगी, गर्दन कट जाएगी, दूसरे जमींदार को लाना पड़ेगा। तलवार लटका रखी है मतलब लिटरल सेंस में नहीं है
कि आप सोचो सर गन पॉइंट पे काम करा रहे हैं, बट सनसेट क्लॉज इज ए गन पॉइंट ओनली। तो यहाँ पे देखो एक सनसेट क्लॉज, इफ ही फेल टू डिपॉजिट लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम हिज जमींदारी राइट्स कुड हैव बीन गिवन टू अनदर पर्सन और अनदर जमींदार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज पॉपुलर नोन एज सनसेट क्लॉज, मतलब सन के सेट होने के बाद, ये दिन खत्म होने के बाद आजा भाई तेरी जमींदारी खत्म। तो जमींदार की ओनरशिप ऐसे नहीं जमींदार बड़े मजे से रह रहे हैं, उसकी ओनरशिप भी एक तरह से किसकी मर्जी पे थी, स्टेट की मर्जी पे थी। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था बच्चों जिसको हम प्रेम से डबल ओनरशिप यहां पर कहेंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहा हूं मनिंदा। यहां पीजेंट है बेचारे जो कि टीनेंट है, ये रेंट किसको देंगे, इनको बदल में ब्रिटिशर्स को जमींदार से। जमींदार विल बिकम द ओनर ऑफ दिस, और जमींदार का ओनर कौन है, ठीक है, ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को जमींदार क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो 100 रुपए 10 रुपए खुद रख रहे हैं, प्लस इनसे गिफ्ट्स और पैसा, ये लूट मार यहां पे मच रही है। अब मान लो किसी दिन बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ड्रॉट, घास भी नहीं उग रही है, तो ही कैन नॉट गिव द व्हाट रेवेन्यू कलेक्ट नहीं, मतलब उसके ये जनरेट नहीं कर पाएगा, तो ही इज नॉट एबल टू गिव द रेंट। इसने अगर रेंट नहीं दिया तो जमींदार विल नॉट बी एबल टू गिव द टैक्सेस, और जमींदार ने टैक्सेस नहीं करा तो जमींदार के ऊपर तलवार लटकी हुई, जमींदार को हटा दिया जाएगा। तो जमींदार कुछ भी करके, इनका खून पसीना पी कर, इनको मार मूर कर, राइट, लठेत लाकर किसी भी तरह से, क्योंकि इसको तो 100 रुपए देने, इनसे पैसा निकलवाएगा, इससे पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन होगा और पीजेंट भड़केंगे, दैट इज नोन एज पीजेंट रिवोल्ट्स। तो जमींदारी सिस्टम के बाद एक कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर पीजेंट रिवोल्ट्स विल बी देयर। उधर ट्राइबल भड़क रहे हैं, ट्राइबल बोल रहे हैं आज तक ऐसा सिस्टम नहीं देखा साहब, यहाँ पे हमारे माथे पे जमींदार बिठा दिया और वो हमसे लिए जा रहा है। तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब जमींदार जो चाहेगा ना, वो चाहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा रेंट हम दें यहां से, है ना, रेंट लेंगे, क्योंकि टैक्सेस, ये तो रेंट हो गया, और टैक्सेस जो है जमींदार दे रहा है ब्रिटिशर्स को, ये डायरेक्टली टैक्सेस नहीं दे रहे। और जमींदार इससे बहुत पैसा लेता था, ऐसा नहीं कि भाई 110 रुपए ले रहा है इससे, इससे जितना पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकता था उतना करता था जमींदार। तो आप यहां पर देखोगे भारत के अंदर जो किसान पहले समृद्ध हुआ करता था, समृद्ध किसान हुआ करता था, वो हो जाएगा गरीब। ठीक है, पॉवर्टी विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ रेंट, हाई रेट ऑफ टैक्स। पीजेंट जो पहले ओनर हुआ करता था, पीजेंट विल बिकम व्हाट, एक नई टर्म आ गई, टीनेंट, टीनेंट की तरह आ गए, जिसका कोई भी कभी भी इसको हटा सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो पीजेंट की समस्या थी, उसको कभी, उसको सबसे बड़ी समस्या पीजेंट के पास ये थी कि भैया मेरे को एक तो कभी भी हटाया जा सकता है, और मेरे से भर भर के रेंट लिया जाता है, रेंट वर्ड इज यूज्ड फॉर द पीजेंट, और मेरी कोई गारंटी भी तो नहीं है ना। कल को जमींदार को गुस्सा आया, इसने हटा दिया मेरे को, लो भाई, कल को मैं नहीं दे पाया जमींदार को पैसा, इसने हटा दिया मेरे को, और ऊपर से जमींदार की आवभगत भी करनी पड़ती है, और जमींदार मेरे से क्या क्या काम नहीं करवा लेता, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं है ही नहीं। तो पीजेंट विल बिकम वेरी वेरी मिजरेबल कंडीशन पीजेंट की हो जाएगी। लैंड की भी कोई गारंटी नहीं, और रेंट भी इतना सारा देना पड़ रहा है, पीजेंट विल से लाइक दैट। तो यहां पर देखो, इनिशियली इट वाज इंप्लीमेंटेड इन द बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बट लेटर ऑन इन द ईस्टर्न यूपी एंड साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मद्रास, राइट। तो बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपको याद रखना है, किससे, परमानेंट सेटलमेंट से, क्योंकि रॉयतवारी सिस्टम अलग जगह लगेगा और महलवारी सिस्टम अलग जगह लगेगा, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉवर्टी इंक्रीज ड्यू टू द हाई रेट ऑफ टैक्स रेंट, पीजेंट बिकम द टीनेंट, और पीजेंट बोल रहा है कि इतना रेंट देना पड़ रहा है, लैंड की भी कोई गारंटी नहीं, मेरी तो जिंदगी खराब। तो यहां पर देखो, इन विलेजेस द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव, द रेंट ही पेड टू द जमींदार्स वाज हाई एंड हिज राइट्स टू द लैंड वाज इनसिक्योर। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टीवेटेड फॉर द जनरेशंस। इतनी जनरेशन से लैंड कल्टीवेट कर रखी है, उससे उसको इविक्ट होना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये कॉन्सिक्वेंस, पॉवर्टी बढ़ी और पीजेंट की कंडीशन मिजरेबल हो गई, राइट। पॉइंट नंबर 2, जमींदार की बात समझे।
तो देखो जमींदार जो है ना वो सनसेट क्लॉज के अंदर है। अब सनसेट क्लॉज के अंदर जैसे ही जमींदार हटता है ना तो यहां पर एक दूर, ये तो गांव में हो रहा है, नहीं रूरल एरिया के अंदर हो रहा है, मान लो गांव में शहर में एक दूर मर्चेंट बैठा हुआ है, उसने अखबार में कहानी पढ़ी कि सरकार इन इन जमींदारों की लैंड का ऑक्शन करना चाह रही है। इसने सोचा यार भाई चलो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अपन भी कर देते हैं, पैसा था इसके पास, इसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये लैंड है यहाँ पर, ये गांव है यहाँ पर, ये भाई मर्चेंट जो है वो सिटी में बैठा हुआ है। मर्चेंट दिख रहा है सभी बच्चों को, क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ फोटो आ गई मेरी, अभी बताएंगे वो निजामी और दीवानी राइट्स का बताएंगे, है ना। फोटो आ रही है, हाँ हाँ आप लोगों ने बताया तो मूवेबल है, ठीक है। चलो तो यहां पर आप देख रहे हैं, अच्छा मैं ऐसे हिला रहा हूं तो फोटो हिल रही है क्या, ये देखो रिकॉर्डेड बच्चों के लिए मूवेबल है क्या, ये देखना चाह रहा हूं, सर्किल में हिला रहा हूं, नहीं हिल रही हो, ठीक है। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा जिसके लिए सब बच्चों के लिए हो जाए। ये बैठा हुआ है कोई मर्चेंट, ये पढ़ रहा है अखबार, ठीक है। यहां पर आप देखो, यहां पर एक जमींदार है, वो पैसा नहीं दे पाया, सनसेट क्लॉज के अंदर फंस गया और उसकी जमीन ऑक्शन होगी, इसमें लिखा हुआ है कि ये जमींदारों की जमीन ऑक्शन होगी। तो मर्चेंट ने सोचा ये है कहीं गांव में बैठा हुआ आदमी, बहुत 1000 किलोमीटर दूर है ना, इनके बीच में डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का है। और इस मर्चेंट को ऐसा लग रहा है कि भैया मैं क्या करूं, मैं इस जमीन पे इन्वेस्ट कर देता हूं, बढ़िया काम हो जाएगा, तो ये इस पे इन्वेस्ट कर देगा, राइट। अब ये मर्चेंट तो यहाँ बैठा है, ये तो गांव का आदमी नहीं है, अब ये 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और इसको ऑक्शन में ये जमीन मिल गई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा अब यार इस जमीन के लिए मैं किसी और को रख लेता हूं, ठीक है, वो संभाल लेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अपना काम करता हूं, मेरा तो बिजनेस है यहाँ पर। और लैंडलॉर्ड जो होगा वो ये होगा, पर लैंडलॉर्ड ने आज तक अपनी जमीन को नहीं देखी, इसने एक और बिचौलिया रख दिया, सेम ही लैंडलॉर्ड, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक तरह से यहां पर इस जमीन की देखभाल करेगा और इसको पैसा देता रहेगा, और ये फिर ब्रिटिश को पैसा देता रहेगा। ये इसको रेंट दे रहा है, तो अब मतलब पीजेंट है, पीजेंट के बाद छोटा जमींदार साहब और एक बड़े जमींदार साहब, बड़े जमींदार, समझ आ रहा है। तो यहां पर ये चीज आपको इसके अंदर देखनी, और इस जमींदार को, इसीलिए ये वो मर्चेंट था, ये कभी भी नहीं आया यहाँ पर, गांव में कभी आया नहीं, तो इसको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बोलते थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ रहा है। देखो आपसे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। आपसे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग में जब तक नहीं आएगा ना, तब तक तुम चीज नहीं समझ पाओगे, उसको बहुत आराम से अपन को पढ़ना पड़ता है, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओल्ड जमींदार ड्यू टू सनसेट क्लॉज लेड टू द अराइवल ऑफ न्यू जमींदार्स हु वर मर्चेंट ऑफ द सिटीज, दे वर आल्सो कॉल्ड द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। और इससे उनको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने एक बंदे को यहाँ पे कर रखा है, ये लैंड इनकी है और इसके ऊपर एक बंदा बैठा रखा है, ये बंदा इनको कमा करते रहे, बोले थोड़ा पैसा यहां से भी आ जाएगा, ठीक है, इसको इस लैंड से कोई मतलब नहीं है। तो रूरल इंडेप्टनेस इंक्रीज विच लेड टू द इन्फ्लक्स ऑफ द मनी लेंडर इन द बंगाल, बंगाल के अंदर और ज्यादा। अब देखो क्या होगा, एक और चीज समझो, देखो कॉन्सिक्वेंसेस कैसे कैसे बनती जा रही है और ऐसे गरीबी फैलेगी। अब ये जो पर्सन है, मान लो एक जमींदार है, जमींदार की लैंड थी पर इसका अच्छा रेवेन्यू आया नहीं, अब इसको देने 100 रुपए उसको ब्रिटिशर्स को, ये दे नहीं पा रहा, तो सोचेगा यार नहीं दूंगा तो मेरी लैंड चली जाएगी, ड्रॉट की कंडीशन है, इन लोगों के पास तो है ही नहीं पैसा, इन लोगों का कितना माथा फोड़ी करें, कई बार तो मैंने लठेत भेज दिए, लठेत को पैसे देने पड़ गए, तो मैं क्या करूं। तो इसने जमींदार ने क्या करा, कहा कि भाई कोई मेरे को लोन पर पैसा दे रहा है, इसको भी डर लग रहा है कि भाई कहीं मेरी जमीन नहीं छीन ले जमींदार, मैं उसको पैसा नहीं दे पाया, तो ये भी ढूंढ रहा है कोई लोन पे पैसा देता है, इसको भी डर लग रहा है। और लोन की डिमांड बढ़ रही है, और लोन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, कौन आएगा, नया आदमी कौन आएगा, मनी लेंडर। एक नई जात बनेगी मनी लेंडर्स की, शहर से भाग भाग के मनी लेंडर गांव में आ रहे हैं कि यार यहां पर सही डिमांड बन रही है हमारी, और ये अलग लेवल का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो अब पहले तो जमींदार ही एक्सप्लॉयटेशन करता था इसका, अब जमींदार और मनी लेंडर दोनों मिलकर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। मनी लेंडर है लाला आदमी, लाला
वही लाला जो कि मदर इंडिया में देखा था हमने, मदर इंडिया के अंदर मेरी माँ के कंगन दे दे लाला, वही वाला लाला। ये क्या करता है, ये करवाता है, अंगूठा लगवाता है और ये लेता है चक्रवर्ती ब्याज, है ना। उस वक्त बड़ा फेमस था चक्रवर्ती ब्याज, मतलब हर 4 महीने हर 3 महीने के अंदर आपका इंटरेस्ट डबल हो गया। तो जितना ब्याज होता नहीं था ना, उससे जितना पैसा नहीं होता था, जितना प्रिंसिपल नहीं होता था, उससे ज्यादा ब्याज ले लेता है। अगर मान लो 1000 रुपए आपने मनी लेंडर से ले ली ना, जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी। आपको कम से कम उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे लास्ट में जाकर, और नहीं दोगे तो ये ले लेगा आपकी जमीन। तो बहुत दिक्कत होती थी साहब। मतलब आप देखो कितना संकट है। जमीन बचानी है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, हमें मनी लेंडर के पास। और मनी लेंडर में फंस गए तो फिर हम किसके पास जाए, समझ में आ रहा? तो आपने सोचा कि ये हमारा रक्षक है, इसके पास जाते हैं, ठीक है। रक्षक ही बन गया भक्षक, ठीक है ना। अब जैसे एक लाइन है उसके अंदर, एक गाना है कि दुनिया जो प्यासा रखे, मतलब दुनिया जब आपको एक्सप्लॉइट कर रही है तो मदिरा प्यास बुझाए, तो फिर आदमी मदिरा के पास जाता है ना, अल्कोहल के पास जाता है। और जब मदिरा ही प्यास लगाए तो उसे कौन बुझाए, है ना। अब अल्कोहल की आदत पड़ गई तो उसे कौन बुझाए, है ना। इसी तरह से ये अपनी जमीन बचाने के लिए किसके पास गया, मनी लेंडर के पास। भाई मनी लेंडर ने खुद ने कहा आ गया मुर्गा, अब इसको मिलके खाएंगे। अब इसके सारे कंगन, माँ के कंगन रखवा लेंगे, फिर ये डायलॉग मारेगा मेरी माँ के कंगन दे दे लाला, राइट, बोला, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मनी लेंडर की जात है, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। मनी लेंडर के खिलाफ भी, अब इन सब के खिलाफ रिवोल्ट होंगे, जमींदार के खिलाफ रिवोल्ट होंगे, मनी लेंडर के खिलाफ होंगे, पीजेंट के खिलाफ होंगे, ठीक है। तो रूरल इंडेप्टनेस इंक्रीज्ड विच लीड टू द इन्फ्लक्स ऑफ मनी लेंडर इन द बंगाल। तो देखो कितना तगड़ा कॉन्सिक्वेंसी, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट का एक कॉन्सिक्वेंसी अगर आप यहां तक लिख कर आ गए कि मनी लेंडर की क्लास बढ़ गई रूरल एरियाज के अंदर, तो वो समझ जाएगा कि भाई हाँ पूरा इसने पढ़ा अच्छे से, वहां तक कनेक्ट करके जा रहा है बच्चा, ठीक है। क्योंकि रूरल इंडेप्टनेस बढ़ी, क्योंकि सनसेट क्लॉज था। जमींदार को भी चाहिए मनी लेंडर और पीजेंट को भी चाहिए मनी लेंडर, क्योंकि जमींदार के पास ओनरशिप राइट है, पीजेंट को कभी भी निकाल देगा। सर ओ माय गॉड, इतना कुछ था क्या इसके अंदर? यस, ऐसे हमें पढ़ना होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आता है। अब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बढ़ गए, अब तो पता नहीं साहब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड क्या है, समझ में आ रहा है? तो देखो चीज के अंदर बहुत सारी चीजें वो पूछ रहा है आजकल यूपीएससी, दिक्कत यह रहता है, और मेंस के अंदर भी वही पूछ रहा है। This further led to the exploitation to the peasant because of the high and arbitrary rate interest. Transfer of the land becomes frequent due to the permanent settlement. Within few years, more than 30% of land got transferred. Stagnation in agriculture will be there. तो कुछ इस तरह से हो रहा है साहब। ये देखो, ये बैठा है बाहर, जमींदार है बाहर कहीं, बाहर किसी शहर में बैठा है, ठीक है, पेपर पढ़ रहा है। पीजेंट जो है वो रेंट दे रहा है सब एजेंट को। सब एजेंट ये जो जमींदार से कांटेक्ट में एजेंट ने अपना खुद का एक सब एजेंट रख रखा है, राइट। तो कुछ पैसे ही खा रहा है, कुछ पैसे ही खा रहा है, फिर जमींदार के पास आ रहा है, जमींदार उसको टैक्स दे रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा आ कहां से रहा है? पहले 110 रुपए देने पड़ रहे थे, अब यहां से ये अभी भी 110, मतलब पहले 100 रुपए देने पड़े, अभी 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, पर 100 रुपए के अंदर इन सब का हिस्सा भी आ रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए के अलावा इन सब का हिस्सा भी आ रहा है, 50 रुपए ये रख रहा है, 50 रुपए। तो अल्टीमेटली पीजेंट का और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, और यहां पर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा। ऐसा बनाकर आना आपको मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो द सिस्टम वाज मोस्ट प्रिविलेंट, आपने देखा इस जगह पर प्रिविलेंट था, ठीक है। अब क्या होता था, जमींदार दिमाग भी लगा लेते। एनसीईआरटी में एक कहानी दे रखी है, मैं आपको समझाऊंगा। जमींदार दिमाग भी लगा लेते थे, है ना। मान लो जमींदार लैंड नहीं दे पाए, ठीक है, सनसेट क्लॉज में रेवेन्यू नहीं दे पाए, सॉरी। अब रेवेन्यू नहीं दे पाए तो ब्रिटिश कहेंगे भाई जमीन दो। बोले ठीक है साहब ले लो जमीन, क्या दिक्कत है? बोले ठीक है। अब हम इसकी जमीन का ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन करने वाले बंदे बैठे, ठीक है। अब जमीन का ऑक्शन, ये जमीन मान लो 100 रुपए की थी, राइट, ठीक है। जमींदार ने ये ऑक्शन के अंदर इसका भाव लगा 40 रुपए, 50 रुपए ये बोला, 60 रुपए ये बोला, 70 रुपए ये बोला, 80 रुपए बोला। 80 के ऊपर कोई बढ़ा ही नहीं। 80 रुपए फाइनल, यस 80 रुपए डन। ब्रिटिशर्स ने कहा 80 रुपए डन। पर जमींदार की लैंड इसको मिल गई 80 रुपए की। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑक्शन है ना, ऑक्शन ही ऐसा हो गया। यहाँ पे जमींदार चाल चल रहा है बच्चों, जमींदार जो है ना चाल चल रहा है,
जमींदार का नाम है रामलाल, रामलाल ने चाल चल दी, ये सारे बंदे इसके ही थे। 100 रुपए की जमीन 80 रुपए में खरीद ली इसने वापस, खुद की जमीन, समझ रहे? तो जमींदार और भी चालू थे यहां पर, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो जमींदार थे वो और भी ज्यादा अपने चालू थे। तो ये एनसीईआरटी के अंदर कहानी दे रखी है भाई। कम से कम मैंने इसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर 5-6 बुक पढ़ी है, तब जाके पूरी नॉलेज में इकट्ठी कर पाया हूँ। किसी भी बुक में सब कुछ नहीं दे रखा, समझ में आ रहा है? तो कहीं भी किसी भी सोर्स को पढ़ोगे तो सारी ऐसी इंफॉर्मेशन लैंड सेटलमेंट एक्ट के बारे या किसी भी चीज के बारे में नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, इसलिए हम कहते हैं बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई, पढ़ ली ना हमने, एनसीईआरटी पढ़ ली, बिपिन चंद्रा पढ़ ली, सतीश चंद्रा पढ़ ली, राइट? तो फिर आपको क्या जरूरत है फिर पढ़ने की, राइट? तो आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, the company fixed the revenue permanently. Jamindars who failed to pay on the times lose their estates. In 1799, a major auction took place in Burdwan because the Raja of Burdwan has accumulated large areas. Officially, many of the estates were sold to the highest bidder. However, the collector later discovered that most buyers were actually the Raja's own servant and the agent. They had purchased the land on their behalf. Thus, although the estates were auctioned on the paper, real control remained on the Raja. More than 95% of auctions was fictitious. जमींदार ने दिमाग लगा लिया। तो अब इनको ये समझ में आ गया भाई, असली मलाई पता है कौन कर रहा है? जमींदार कर रहा है भाई। बाद में पता लगा इस पीजेंट ने तो जमींदार को 500 रुपए दिए थे और यहाँ तो 100 ही रुपए पहुंचे। बोले अरे 400 रुपए तो ये खा गया, तो हमसे भी ज्यादा खा गया। तो इनको पता चल गया कि यार ये जमींदार तो बड़ा लालची आदमी है। बोले हमसे भी लालची हो गया कोई। और ये भाई कैसी कैसी चालें चल रहा है हमारे लिए। ऑक्शन करते हैं, इसकी जमीन खुद के ही बंदे बिठा देता है और सस्ते में जमीन वापस अपनी खरीद लेता है। जमींदार, यू आर सो स्मार्ट। तो ब्रिटिशर्स ऐसे बोलेंगे कि भाई देखो, ब्रिटिशर्स के दिमाग में आएगी परमानेंट सेटलमेंट में तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं फिर? दूसरा, लैंड सेटलमेंट बदलना पड़ेगा, खाली जमींदार को फायदा है, समझ आ रहा है? और इसके बाद फिर सिस्टम आएगा रॉयतवारी सिस्टम, जहां पर जमींदार को हटाकर रॉयत्स के डायरेक्टली हम रॉयत्स के पास जाएंगे। बट दैट वाज नॉट इन द बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रॉयत्स के पास डायरेक्टली यहां पर जाएंगे, राइट? तो वो दूसरे एरियाज के अंदर। फिर महलवारी सिस्टम भी एक आएगा, महलवारी सिस्टम। तो ये अपन इसके अंदर समझेंगे। पर समस्या समझिए, पूरा लैंड सेटलमेंट एक्ट आ गया। अब देखो सब बिल्कुल ध्यान से समझो कि लैंड सेटलमेंट में क्या पढ़े अपन। ये समझो कि ये अब कंक्लूड कर रहे हैं इसको, है ना? पूरा का पूरा बता रहे हैं वापस। ये पर्सन कुछ अपनी खेती कर रहे थे मस्ती से। ब्रिटिशर्स यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट गेट द परमानेंट फिक्स्ड रेवेन्यू, ठीक है? इनको साइनोसोडल कर में मजा नहीं आ रहा है, राइट? दे वांट कि हमको इस तरह का रेवेन्यू जनरेट हो। तो इन दिस वे दे आर सर्चिंग फॉर दैट, राइट? तो ये क्या करेंगे? ये इन लोगों से कहेंगे भैया तुम्हारी पूरी जमीन जो है ना हम क्या दे रहे हैं जमींदार को। और जमींदार को बोलेंगे भाई हमको है ना एक तो फिक्स देता रहे, 100 रुपए देता रहे, 10 रुपए तू रखता रहे, 110 रुपए हमने फिक्स करें, उसका इस तरह से हिसाब चलेगा, इस तरह से सेटलमेंट होगा। परमानेंट सेटलमेंट पहले ये 10 साल के लिए था, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हो गया। 1790 में 10 साल का था, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इस चीज का हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम चलेगा। तो ये जमींदार जो होगा दैट विल बिकम, ये जमींदार जो होगा ये एक तरह से बिकम द ओनर, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दिस विल बिकम द टीनेंट, और टीनेंट विल गिव द रेंट एंड जमींदार विल गिव द टैक्स, ठीक है? ये सिस्टम समझ में आ गया। और दूसरा सिस्टम समझो। दूसरा सिस्टम ऐसा है, ये जमींदार है, ये ब्रिटिशर्स है, ये टीनेंट है, राइट? अब दूसरा सिस्टम ये है कि ये जो टीनेंट है ना, ये कभी भी हटाया जा सकता है जमींदार के द्वारा, और जमींदार को भी हटाया जा सकता है सनसेट क्लॉज के द्वारा। दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, दोनों नीड्स पैसा इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो यहाँ पे मनी लेंडर की एक ये यहाँ पर जमात स्टार्ट हुई, मतलब इवॉल्व हो गई। मनी लेंडर अपना खुद का एक अलग तरह का एक्सप्लॉयटेशन करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ये वाली टर्म और यहाँ पर इजाद हो गई। क्यों एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की हो गई? बिकॉज ये जमींदार की जब लैंड ऑक्शन होगी तो बाहर के मर्चेंट जो होंगे उनको खरीद लेंगे, और उसके बीच में फिर अब जमींदार जो एक्चुअल जमींदार है उसके बीच में बहुत सारे सब जमींदार आ गए, छोटे जमींदार। और इस तरह से सेटलमेंट सिस्टम चलता है। और ब्रिटिशर्स को बाद में पता चलता है इससे तो जमींदार को ही फायदा हो रहा है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें तो बहुत कम फायदा हो रहा है। इनसे पैसा आता तो है पर ये जमींदार तक ही रह जाता है, तो क्यों ना हम इनसे डायरेक्ट पैसा लेने की सोचें। और दिस सिस्टम विल बिकम द रॉयतवारी सिस्टम। आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। So one question.
हाँ प्लीज। So this money lender were the merchants only, right? Or they were separate class कोई भी altogether? जो जो मनी को लैंड कर रहा है दैट इज नोन एज मनी लेंडर, जिसके पास पैसा है वो मनी लेंडर Okay. है ना, साहूकार आदमी, लाला टाइप का, इस तरह से। कोई जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन इज ओनली द मनी लेंडर, से नहीं, आपके पास पैसा है आप बन जाओ मनी लेंडर, ऐसा आता है। Okay. चलो ये क्वेश्चन करो सब सॉल्व। अभी तक पॉलिटी के अपने अप्रोक्सीमेटली 30-35 लेक्चर कर लिए हैं ना। तो एक चीज ये है जो मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, दैट आई विल डू, राइट। 1 से लेकर 10 लेक्चर का एक रिवीजन सीरीज अपन चलाएंगे अभी, 1 से 10 लेक्चर, ठीक है, जस्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन उसको करेंगे, क्विक रिवीजन, और एक ही क्लास के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, राइट। जिससे कि आपका, और वो वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि रिवीजन क्लास हम कुछ ऐसे दिन रखें जिसमें आप सब प्रेजेंट हो, राइट। कुछ ऐसे दिन रखें तो उसका टाइम अपन डिसाइड कर लेंगे, राइट। बिकॉज रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत है ना। तो एक दिन में ये लेक्चर कर निपटा लेंगे, राइट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर आपकी पॉलिटी खत्म। 3-3 घंटे के लेक्चर लेंगे और उसको पूरा निपटा देंगे जल्दी जल्दी, पर फास्ट, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। उसमें कोई भी आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, ठीक है। बस मैं बोलूंगा आप सुनोगे, राइट। आपको समझ में आ गया बस हाँ बोल देना, बस, क्योंकि वो सब अपन कर चुके हैं पहले। तो अब अपन को बस याद करने की, उसके अंदर करने की, याद कर दें जल्दी जल्दी से, याद कैसे कर लें, राइट। 3 घंटे में कैसे पॉलिटी को रिवाइज करा जाता है, फिर 3 घंटे करके लेक्चर बना देंगे, राइट। वो देख लेना, उसको देख देख के तुम खुद उसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, उस पूरी चीज को। वैसा रहता है, इतना शॉर्ट आपको दिमाग में, और उसको फिर दिमाग में फिट कर लेना। बाद में तुम्हारा ऐसा होना चाहिए 2 घंटे में पॉलिटी पूरी रिवाइज, 2 घंटे पूरी रिवाइज। चलो दूसरा टॉपिक लगाओ, ऐसा होना चाहिए ये, मतलब फैब तक हो जाना चाहिए आपका। फैब तक पॉलिटी जैसे हो गई तो पॉलिटी का फैब के अंदर पूरा रिवीजन हो गया। इस स्टेज में मैं लाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। पर आपको आना भी पड़ेगा, खुद भी आना पड़ेगा, मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। चलो तो इसका करेक्ट आंसर ए है, राइट। लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज परमानेंट फिक्स परमानेंटली, यस। सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद द पीजेंट्स, नो। जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड, यस। कंपनी रेवेन्यू शेयर वाज स्मॉल, नो। 10/11 तो इनके पास जा रहा है, राइट। तो स्मॉल कहां से हो गया, राइट। अगर ओवरऑल देखें तो हो सकता है स्मॉल हो, ठीक है। जमींदार कितना लालची उस पर डिपेंड करता है, पर दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव थिंग, राइट। ऑब्जेक्टिव तो ये है कि 10/11 इसके पास आ रहा है, 1/11 जमींदार के पास आ रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी राइट आंसर। 166 करो। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। जस्ट गिव मी मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को।
ये वाला क्वेश्चन करिए 168। तो देखो परमानेंट सेटलमेंट लेड टू द वाइड स्प्रेड जमींदारी डिफॉल्ट, राइट, दैट इज करेक्ट कि जमींदार का डिफॉल्ट हो रहा है, वाइड स्प्रेड, राइट। रेवेन्यू डिमांड वाज हाई एंड इनफ्लेक्सिबल, रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई थी और इनफ्लेक्सिबल थी, मतलब कभी ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन, कभी कम हो रहा है, राइट, तो इनफ्लेक्सिबल भी है, राइट, तो दैट इज करेक्ट। और इनफ्लेक्सिबल का मतलब ये भी है कि रेवेन्यू डिमांड परमानेंट भी है, कि ऐसा भी नहीं है कि आपको कम कर, इनफ्लेक्सिबल का मतलब है कि चेंज नहीं हो रही है ना, परमानेंट है, सॉरी, है ना, मैंने गलत बोल दिया आपको भी, परमानेंट है मतलब चेंज नहीं हो रही, फ्लेक्सिबल नहीं है, राइट। एग्रीकल्चर प्राइसेस फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएटेड डाउनवर्ड्स, उस वक्त बहुत ज्यादा प्राइसेस एग्रीकल्चर के बढ़ गए थे, ठीक है, बिकॉज भाई इतना ज्यादा रेवेन्यू सिस्टम होगा, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, 168 का बी करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब आगे हम इसके अंदर चलते हैं। एरियाज में परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड, ये मैंने आपको बता दिया, इन एरियाज के अंदर परमानेंट सेटलमेंट एक तरह से क्या था, इंप्लीमेंट करा गया था, राइट। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि देखो कि दिक्कत ये आ गई कि जमींदार जो है वो ज्यादा पैसा खा रहे हैं, तो जमींदार लालची हो जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा दिक्कत ये आ गया कि जमींदार जो है ना, उन्होंने ये सोचकर ये सिस्टम लगाया था कि जमींदार इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे कुछ, पर जमींदार को खुद को अपना यहाँ पर सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ओनर तो हूं, पर किस तरह का ओनर हूं, मेरा तो सनसेट क्लॉज के अंदर कभी भी नंबर आ सकता है, एक बार मैंने नहीं पे करा तो सनसेट क्लॉज के अंदर मेरा नंबर आ जाएगा। तो जमींदार वाज नॉट इन अ गुड पोजीशन कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करे, उसको खुद का नहीं पता, आज है कल नहीं है। वैसे तो उसको राइट्स थे कि इसके बाद इसका बेटा, इसके बाद इसका बेटा, पर बीच में ये निकल गया सनसेट क्लॉज के अंदर तो दिक्कत हो जाएगा, हेरिडिटरी राइट्स थे। बट यहां पर जमींदार इस तरह से समस्या में था कि यार मैं यहां पे रिफॉर्म कर दूं और कल को मैं हटके कोई दूसरा आ जाए वो मलाई खाए, क्या मतलब है, मेरी रात दिन मेहनत की कमाई। तो जो रिफॉर्म्स ये चाहते थे वो रिफॉर्म्स भी नहीं हुए, ये चाहते थे कि जमींदार इन्वेस्ट करे और रिफॉर्म्स करे इसके अंदर, वो रिफॉर्म्स भी नहीं हो पाए, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने ये तो बहुत अच्छे से कर लिया था कि भाई जो भी रिस्क था वो जमींदार के ऊपर डाल दिया, अगर क्रॉप फेलियर हो गई तो भी हमें मतलब नहीं, हमें तो भैया 100 रुपए मिलने चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के लिए तो ये ठीक था, बट यहां पर इसके अंदर इस तरह से दिक्कत आएगी। तो यहां पर ये आएगा कि एक तो ये जमींदार के पास, जमींदार को आप ओनरशिप दे रहे हैं तो उसके पास हेरिडिटरी राइट्स हैं, ये क्या है, हेरिडिटरी राइट्स का फायदा उठा सकता है, ये अपने बेटे को दे देगा, फिर अपने बेटे के, इससे बढ़िया हम जमींदार जब तक है एक ही रखें, फिर उसके बाद फिर दूसरा जमींदार यहां पर लाए, जैसे इसका डेथ हो जाए तो दूसरा जमींदार लाए, नहीं तो परमानेंटली फिर ये जमीनें इनकी हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है, बट इस तरह की चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी और देयर विल बी प्रॉब्लम इन द जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। दूसरा यह है कि उनको ऐसा लगता था कभी कभार बम्पर प्रोडक्शन हुआ, तो यहां पर मिले तो इनको 100 ही रुपए, इनको तो कोई फायदा ही नहीं हो, जमींदार को फायदा हो, मतलब 500 रुपए का रेवेन्यू इसके पास आ गया, मतलब इतना हुआ है कि एग्रीकल्चर फार्मर्स भी दे देंगे जितना जमींदार मांगेगा, और इनके पास तो 100 ही रुपए है। तो ये लोग ऐसे सोचेंगे ब्रिटिशर्स, यार हम रेवेन्यू फिक्स क्यों कर रहे हैं, फिक्स करने से तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। हाँ ठीक है यार, कभी कभार ड्रॉट कोई रोज छोड़ना पड़ता है, समझ में आ रहा है, रिस्क है तो रिस्क दोनों साइड से है। परमानेंट 100 रुपए आ रहे, जिस दिन 500 रुपए आने चाहिए तो उस दिन भी तो 100 रुपए आ रहे। तो उन्होंने बोला ये रेवेन्यू फिक्स करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर देखो, अब इसके अंदर हम एक नया रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम हम इसके अंदर समझ रहे हैं। बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again।
How could a revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet the expenses of administration and trade? कल को लड़ाई हो गई, अब हम वो बढ़ा ही नहीं सकते रेवेन्यू, तो वही 100 रुपए आएगा। अब हमको एकदम से कभी हमको बढ़ाना है, कभी घटाना है, इस तरह से हमको करना चाहिए। हम तो परमानेंट सेटल करके यहाँ पर बैठ गए। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, most of this area is now Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into the effect in 1882. ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसीज में राइट एक नया सिस्टम इसने डिवाइस करा। इसने बोला चलो एक नया सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, और हॉल्ट मैकेंजे इसका नाम है, हॉल्ट मैकेंजे। तो मैकेंजे जो है ना, मैक, ये एक नया सिस्टम लाएगा। इसको ऐसा लगेगा, ये देखेगा कि यार जमींदार को हमको ज्यादा पावर नहीं देनी है, हमें देखना है कि एक विलेज जो है ना, विलेज, उसके अंदर विलेज इज इंपॉर्टेंट है ना। विलेज जो होता है, गांव का गांव पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होता है, और वो विलेजियत हमको प्रोटेक्ट करनी है। अब तो क्या हुआ, अभी तक तो हम जमींदारी सिस्टम के अंदर जमींदार से इंपॉर्टेंट है, ये जमींदार तो लालची है। हम जमींदार की जगह एक विलेज की डायमेंशन में जाता है, एक पूरा विलेज पकड़ता है, विलेज को एक यूनिट बनाते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ विलेज को एक यूनिट बनाते हैं। जहां पर विलेज छोटे हैं वहां पर ग्रुप ऑफ विलेज बना देंगे। उसने बोला कि विलेज जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। गांव में एकता भी होती है, गांव के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इस तरह से। तो यहां पर क्या है, यहां पर विलेज, और हर विलेज का एक अलग, जैसे इस विलेज के अंदर मान लो सॉइल अच्छी है, इस विलेज के अंदर सॉइल अच्छी नहीं है, इसके अंदर अच्छी है, ऐसा भी तो होता है ना। हर एक से सेम ही रिवेन्यू कैसे ले सकते हो? इसका मान लो सॉइल अच्छी है तो इससे ज्यादा लेंगे, इसकी सॉइल अच्छी नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट ड्रॉट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे मराठावाड़ा रीजन के अंदर फ्रीक्वेंट ड्रॉट आता है, तो उनसे कम लेंगे। तो ऐसा कुछ करें ना, फिक्स क्यों करें? तो मैकेंजे ने क्या करा, हॉल्ट मैकेंजे ने, राइट, एक नया पर्सन है हॉल्ट मैकेंजे, राइट, उसने क्या करा है, उसने कहा कि मैं एक नया सिस्टम लेकर आऊंगा। मैं क्या करूंगा, विलेज के अंदर बहुत सारे असेसमेंट ऑफिसर्स को भेजूंगा और देखूंगा कि भाई इस विलेज के अंदर कितना रेवेन्यू आ सकता है, इस विलेज के अंदर कितना आ सकता है, इसके अंदर कितना आ सकता है, इसके अंदर कितना आ सकता है, ऐसे देखूंगा। मैं ऐसा नहीं कि सब 100 रुपए दोगे, मैं ऐसे देखूंगा इसमें से अगर मान लो 200 रुपए आ सकते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें से 100 आ रहा है, इसके अंदर 100 लेंगे, है ना। किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है, क्या है ये, इस तरह से पूरे एरिया को, तो विलेज, पूरे विलेज में से कितना पैसा आ सकता है वैसा हम इसके अंदर देखेंगे। तो विलेज टू विलेज गए, वहां पे इंस्पेक्ट करा, हर एक की लैंड को इंस्पेक्ट करा और उससे पता लगाया कि भाई इस विलेज में से भाई 200 रुपए आ सकते हैं, इसमें से 100 आ सकते हैं, इसमें से 250 आ सकते हैं। इस तरह से उनकी किस तरह से कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, क्या क्या राइट्स है उनके, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे हैं, वो सब चीजें देखकर इसके अंदर करा और एक एस्टिमेट रेवेन्यू स्टेब्लिश करा एक विलेज का। और ऐसा है कि जैसे मान लो 200 रुपए करा तो कल को हम इसको 300 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग, क्योंकि हमको सब पता है कि आपके विलेज में कब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कब कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो विलेज हेडमैन होगा उस वक्त, ठीक है, जिसको हम मुखिया बोलते हैं, उसको कहा कि भाई तू कलेक्ट करके हमको देगा। जमींदार बोले जमींदार हट जाओ तुम, ठीक है, इसको ओनरशिप नहीं है, ये कलेक्टर है सर, ही इज ओनली द कलेक्टर। जमींदार सिस्टम के पास, जमींदार के पास ओनरशिप थी। तो कुछ एरियाज के अंदर इस तरह का सिस्टम लगाया जाएगा, या तो विलेज को या ग्रुप ऑफ विलेज को, जिसको अपन महल भी बोलते हैं, इस तरह का सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें विलेज हेडमैन्स के थ्रू पैसे लिए जा रहे हैं और पूरा असेसमेंट करा जा रहा है किस विलेज से कितना पैसा आएगा, और उसके अंदर पूरा का पूरा एक असेसमेंट करके करा जा रहा है, और दिस इज नोन एज महलवारी सिस्टम। इसको अपन महलवारी सिस्टम बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ उत्तर प्रदेश। एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजे डिवाइस्ड द न्यू सिस्टम व्हिच केम इनटू द इफेक्ट इन 1822। ये ला रहा है नया सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर देखो, विलेज एक इंपॉर्टेंट सोशल सिस्टम है, नीड टू बी प्रिजर्व्ड, जमींदार लालची है, रिप्लेस करना होगा, इस तरह से सोच रहा है हॉल्ट मैकेंजे। तो he felt that the village was an important social institution of North Indian society and need to be preserved. Under his direction, the collectors went from the village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and the rights of the different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to the Calcutta, the revenue that each village had to pay. Right? Each महल के अंदर जो जिसके अंदर महल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस या फिर विलेज, बड़ा विलेज है तो विलेज। This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. That is important. That's how it is different from the Land Settlement, Permanent Settlement Act. The charge of collecting the revenue and the paying it to the company was given to the village headman rather than the jamidar. And this system came to be known as महलवारी system. इसको महलवारी system कहा गया। और यहाँ पर village headman is not the owner of the land. ठीक है, इसमें आप peasants को थोड़ी राहत मिल गई कि हम ही ओनर है, हमारी लैंड छीनी नहीं जा रही हमसे, राइट, जिसपे हम इतने जन्म भर से काम कर रहे हैं वो हमारी लैंड। आई होप दिस इज क्लियर।
तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नो, इट वाज फिक्स्ड ऑन 1780 बेसिस, है ना, बिल्कुल सही, ये बोला था मैंने अभी, 1780 के बेसिस पे वो सब करा गया, राइट, लैंड सेटलमेंट के अंदर। तो दैट वाज फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, सेंट्रल प्रोविंसेस, गंगेटिक वैली, पंजाब, यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब इस पे क्वेश्चन कर लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, हम वहां पर कर नहीं पाते। Sixteenth का, A will be correct answer. Revenue assessment was made village wise rather than individual wise. That is correct. Revenue demand was permanently fixed. Permanently fixed होता था क्या? नहीं. और village headman. तो first and third is correct. चलो 170 करो. ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था, तब दिक्कत आ रही थी यार, मुनरो लगा दिया, कॉर्नवालिस लगा दिया, इस तरह का दिक्कत आता है। मैकेंजी, ठीक है, M फॉर मैकेंजी, M फॉर महल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, मैकेंजी और महल, राइट। और एक और चीज जो मैंने याद करी थी इसके अंदर, ये मैकेंजी का फेवरेट फूड क्या होगा बताओ? मैकेंजी का मैक, आलू टिक्की, बर्गर, राइट, मेरा सबसे फेवरेट है, बेसिक वाला जो आता है ना वो, राइट। उसके जैसा मैंने मतलब बर्गर अभी तक खाया, मतलब बर्गर जो भी खाता हूँ ना, दूसरा बर्गर जो होता है, ठीक है, वो मेरे को मतलब इतना टेस्ट आता नहीं है उसमें। तो बर्गर खाता था महल में बैठकर, ऐसे याद कर लो, है ना। महल में कोई आदमी ऐसे समझ लो, महल में बैठा हुआ है, बिल्कुल आलीशान सा महल है और बर्गर खाया जा रहा है, ठीक है, तो मैकेंजी याद हो जाएगा। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इमेजिनेशन कर लोगे तो सब चीजें हो जाएंगी यार, इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 71 का करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स है, राइट। 72 करो, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो 72 का ए विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, ठीक है, दैट विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट जो है समझ रहे हैं, दैट इज मुनरो सिस्टम अपन समझ रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज रोयतवारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम। तो इन द ब्रिटिश टेरिटरी, द साउथ के अंदर जा रहा है, नॉर्थ के अंदर तो ऐसा सिस्टम चल रहा है, कहीं नॉर्थ में महलवारी लगा दिया, कहीं इस तरह से लगा दिया, राइट, पर मेजरली लैंड सेटलमेंट एक्ट है। There was a similar move away from the idea of the permanent settlement. The new system that was devised came to be known as रोयतवारी सिस्टम, ठीक है, रोयतवार या रोयतवारी सिस्टम। अब देखो क्या होता है, ऐसे समझो कि रोयतवारी सिस्टम में क्या है, किसान कह रहे हैं कि साहब हमें है ना ये बिचौलिए नहीं चाहिए, है ना, और हमें ना हेडमैन चाहिए ना जमींदार चाहिए, राइट, हमसे डायरेक्टली ले लो आप। और ये भी सोचेंगे, है ना, कि यार अलेक्जेंडर रीड, एक नाम है अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड ने ये बनाया था, और एक नाम है थॉमस मुनरो, जिसको हम रीड एंड मुनरो बोलते हैं ना, रीड एंड मुनरो, रीड अलग नाम है और मुनरो अलग नाम है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये समझा कि रॉयल से हम डायरेक्टली लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम एरियाज, जहां पर टीपू सुल्तान की जो जमीन ली थी तो वहां पर इन्होंने लगाने की कोशिश करी थी। सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय द थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर ये सिस्टम करा गया, ठीक है। कौन सा? रॉयतवारी। तो रॉयत जो है ना, दैट इज फार्मर,
इसका रोहित का मतलब फार्मर होता है, साउथ के अंदर इसको फार्मर बोलते हैं, ठीक है, रोहित को। ऐसा आपको इनको याद रखने के लिए याद रखना है, राइट। रीड एंड मनरो फेल्ट दैट द साउथ इन देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार्स, ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यू हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर द जनरेशंस, ठीक है। देयर फील्ड हैज टू बी केयरफुली सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। तो मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पैटर्नल फादर फिगर, ठीक है, पैटर्नल फादर फिगर की तरह होने चाहिए। अब पैटर्नल फादर फिगर कौन है? जमींदार है जमींदारी सिस्टम के अंदर, या फिर विलेज हेडमैन है। तो हम क्यों नहीं, हम बने ना भाई, माई बाप हम होने चाहिए, वो थोड़ा ना हो। तो और एक तरह से फादर फिगर होना चाहिए कि भाई देखो हमारे, अगर मान लो जमींदार ने किसी ने कहा कि ठीक है चलो कम ले लेना, तो जमींदार की वाहवाही होगी। तो ब्रिटिश सोचे यार कम ज्यादा करें तो हम करें, हमारे पास ये अधिकार होने चाहिए, हमको देखें, हमसे डायरेक्टली फार्मर्स लिंक करें, जिससे कि फार्मर्स की लॉबी हमारे साथ रहे, राइट। अभी तक हमसे तो कोई बात ही नहीं करता, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, अब हमको फार्मर्स को भी अपनी साइड करना पड़ेगा। या देखो जमींदार तो खराब थे, हम आ गए, अब हम वी विल टेक केयर ऑफ यू, राइट। तो मद्रास एंड द बॉम्बे एरियाज एज वेल एज आसाम एंड द कोर्क प्रोविंस, ठीक है। तो एक कोर्क प्रोविंस थी, आसाम के आसपास ही का एरिया है, राइट, उसको कोर्क प्रोविंस कहा जाता था। तो इन सब एरियाज के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से सेटलमेंट यहाँ पर होगा, राइट। और मैं तुमको एक मैप दिखाता हूँ जो तुमको कभी कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर देखो ग्रीन एरिया, ये है रोहितवाड़ी, ठीक है, यहाँ पे रोहितवाड़ी चल रहा है। अब ये एरिया देखो कहाँ पर है, साउथ के अंदर ज्यादा प्रेवलेंट है, राइट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये वाला एरिया जो है, इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये वाला एरिया प्रेवलेंट, राइट। दूसरा है देखो परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसके अंदर है, राइट। तीसरा देखो टेम्परेरी सेटलमेंट्स, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि जमींदारी सिस्टम भी है, महलवारी सिस्टम भी है, राइट, इस तरह से। तो जो एरियाज हैं इसके अंदर, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके अंदर इस तरह से आपको दिख रहा है। तो ये सारी जो जगह है ना, इस तरह से यहाँ पर सेटलमेंट है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि साउथ के अंदर जो है दैट वाज द रोहितवाड़ी सिस्टम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर दैट वाज द अपना ये वाला जो सिस्टम है साउथ के अंदर, और नॉर्थ वेस्ट की कुछ प्रोविंसेस के अंदर यहाँ पर अपन जैसे इसके अंदर। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अपन ने कहा कि जो अपना परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है, राइट। और उसी के अंदर से कुछ एरियाज, जैसे कुछ बंगाल का एरियाज, राइट, उस तरह का हम कह रहे हैं कि उसमें एक तरह से महलवारी सिस्टम इसके अंदर है, राइट। तो महलवारी, उसके अंदर मालगुडी एंड रिलेटेड फोर्सेस, इसके अंदर पता है 2-3 चीज, टेम्परेरी सेटलमेंट, जमींदारी, महलवारी, इस तरह से ये पूरा का पूरा एरिया दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इस तरह से याद रखनी है चीजें बस, और बाकी की चीजें हमें इसके अंदर, बाकी कोई चीज ही नहीं बची है। रोहितवाड़ी सिस्टम समझ में आ गया, महलवारी सिस्टम समझ में आ गया, और अपना परमानेंट सेटलमेंट समझ में आ गया। तो रोहितवाड़ी पे कुछ क्वेश्चन कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ते हो जाएंगे। काकोर का ही है, कर्नाटका के अंदर ही है, yes. ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। रोहितवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली, थॉमस मुनरो वाज क्लोजली एसोसिएटेड। 174 करो, फटाफट कर लो इसको भी। अब देखो कुछ भी थोड़ा सा छोड़ा देते ना आप लोगों को, आपको लग रहा होगा कि यार परमानेंट सेटलमेंट हमने जब पहले पढ़ा था तब तो कुछ इतना पढ़ा नहीं था। अब इन क्वेश्चन उनमें से आ रहा है एक्चुअली, तो मुझे तो भाई पढ़ाना तो पड़ ही रहा है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि अगर तुम सही से पढ़ लेते तब तो नहीं जरूरत पड़ती, बट इसमें पूरा पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे। हमारा सिलेक्शन बैच का मेन फोकस यही है कि आपको सिलेक्शन करवाएं। तो इसका ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 175 हो गया, ये तो वैसे ही, ठीक है, तीनों सही है। परमानेंट सेटलमेंट, फिक्स रेवेन्यू, रोहितवाड़ी सिस्टम, सेटलमेंट विद द इंडिविजुअल कल्टिव, महलवारी सिस्टम, विलेज बेस्ड। 176 करो, जल्दी से कर लो। 176 का बी, एब्सेंस ऑफ द रेवेन्यू इंटरमीडियरीज, ठीक है, रेवेन्यू इंटरमीडियरी जैसे हेडमैन और ये सब चीजें नहीं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक कॉर्नवालिस का अपन ने पढ़ लिया। अब हम आगे का पढ़ते हैं जुडिशियल रिफॉर्म। तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स इज क्लियर टू एवरीवन,
है ना। रेवेन्यू रिफॉर्म्स के अंदर अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लिया इसके टाइम पीरियड में कौन कौन सी रेवेन्यू। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बात करना है। इसको भेजा इसलिए गया था की रिफॉर्म्स करें। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स में अंदर देखो सिस्टम बहुत अजीब सा बना हुआ था जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर, राइट। एक होता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट, वही कलेक्ट कर रहा है और वही करप्शन कर रहा है और वही प्रिसाइड कर रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। जो हमने पिछली बार फौजदारी अदालत बनाई थी तो फौजदारी अदालत वाज प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओनली। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर देयर इज नो सेपरेशन, और सेपरेशन नहीं होता एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर, तो देयर विल बी लॉट ऑफ करप्शन। रूल ऑफ लॉ का फॉलो नहीं हो रहा था, रूल ऑफ लॉ वाज नॉट फॉलोड, और देयर इज हाईली इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। विटनेस सिस्टम के अंदर भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी बिकॉज सब कुछ इस्लामिक लॉज के ऊपर बना हुआ था, ठीक है, क्योंकि मुगल्स में इस्लामिक लॉ चल रहे थे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इनइक्वालिटीज थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनको इनइक्वालिटीज को किस तरह से हटाया। बट बिफोर दैट हमें एक सिस्टम वापस समझना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स का सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरियस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स लाइक द रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और बहुत सारे और भी जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर करे गए, ठीक है। व्हाट वाज देयर बिफोर कॉर्नवालिस? वन ऑफिसर परफॉर्म मल्टीपल रोल्स। एक ऑफिसर है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह रहे हैं, इज कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू, इज ट्राइड सिविल केसेस, ठीक है, सिविल केसेस के ट्रायल्स को प्रिसाइड भी कर रहा है इंडिपेंडेंटली नहीं, और भी जजेस है पर वो प्रिसाइड कर रहा है, वो सबसे बड़ा आदमी। एक्सरसाइज मजिस्ट्रल पावर भी इसके पास है, मजिस्ट्रेट की पावर भी इसके पास है, मतलब रेवेन्यू की पावर भी है और जुडिशरी की पावर भी है, रेवेन्यू कलेक्टर भी है और जुडिशरी की पावर भी है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑफन एक्ट एज ए जज इन द दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के अंदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो होते थे वो जज की तरह होते थे। तो यही करप्शन कर रहा है और यही जज है। लो भाई, इससे क्या होगा? दिस लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेशर ऑन द जजेस टू फेवर द रेवेन्यू कलेक्शंस ओवर द जस्टिस, आर्बिट्री एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, सेम पर्सन वाज जज एंड सेम पर्सन वाज टैक्स कलेक्टर। तो उसने बोला भाई ये तो नहीं होगा। उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है दैट शुड बी डिफरेंट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड बी डिफरेंट। मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशरी सिस्टम वाला जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड बी डिफरेंट। तो सबसे पहले इनका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इन्होंने करा, ठीक है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन यहां पर इन्होंने करा। पहले ये ही दोनों रोल प्ले कर रहा था। इसने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलग होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग होना चाहिए, बोथ इन द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि उनको इसीलिए भेजा गया था कि करप्शन हटाना है। तो इन्होंने कहा कि भाई करप्शन हो ही इसलिए रहा है, तो पहले तो यही इस पे चोट मारो, ठीक है। अब दूसरा सॉरी, अब अपन ये तो बेसिक अपन ने पढ़ लिया ना। पहला अपन पढ़ते हैं सिविल केसेस के बारे में। तो सिविल केसेस के अंदर इन्होंने एक छोटे कोर्ट्स बनाए, दैट इज नोन एज मुंसिफ कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट जिसको आमीन कोर्ट भी बोलते हैं, और लोएस्ट लेवल जिसको लोअर जुडिशरी आप बोल सकते हैं। अगर मान लो उस टाइम का बोल रहे हैं, अगर मान लो उस टाइम के सिविल केसेस है ना 50 रुपए के सिविल केसेस, मतलब मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि 40 रुपए आप मेरे को देंगे और मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। उस टाइम में 40 रुपए बहुत ज्यादा है, राइट। मैंने आपको 40 रुपए, आपने मेरे को 40 रुपए नहीं दिए, मैं चला गया कोर्ट के अंदर। तो वैसे जो 50 रुपए से कम वाले जो केसेस हैं, ठीक है, 50 रुपए से कम वाले जो सिविल केसेस हैं वो कहां देखे जाएंगे? वो मुंसिफ कोर्ट्स के अंदर देखे जाएंगे, ठीक है। 50 रुपए से कम वाले जो केस हैं वो मुंसिफ कोर्ट के अंदर देखे जाएंगे। मुंसिफ कोर्ट्स अगर आप देखे जाएंगे तो मुंसिफ कोर्ट्स के अंदर इंडियन ऑफिशियल्स विल बी देयर। तो सबसे 50 रुपए से कम वाले केसेस यहां पर देखे जा रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहले सबसे नीचे वाली जुडिशरी है दैट इज नोन एज मुंसिफ कोर्ट। अपन सिविल वाले पढ़ रहे हैं। अगेन देयर इज नथिंग, नोवेयर देयर इज ए क्लियर कट क्या क्या हुआ था वो नहीं दे रखा है। सबके अंदर ऐसा लगता है कि भाई सब इसको स्किप करना चाह रहे हैं। और जो मैं बोल रहा हूं आपको बिल्कुल ध्यान रखना, अगले लाइन यूपीएससी को पता है कि क्या स्किप हो रहा है और वही पूछेगा वो, ठीक है। ये चीज प्रूफ हो गई थी पिछली बार जो मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में यूपीएससी को पता है ये डेफिनेशन हर बुक में गलत लिख रखी है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के। अभी भी मैंने जब इस ये अधिष्ठान आईएएस पे पढ़ा था तभी बोला था, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा था तभी बोला था, आप में से कई बच्चों को बताई थी। और मैंने कहा था इसको अच्छे से समझ लो, हर क्लास में बोलता हूं, और 17 नंबर के लेक्चर में भी मैंने बोल रखा है। पूछ लेना यूपीएससी ने क्वेश्चन, पता है भाई उसको, अपन से तो ज्यादा समझदार है यूपीएससी को पता है क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और क्या क्या चीजें छुड़ा रहे हैं। तो वो छोड़ी हुई चीजों में से पूछता है जिससे कि इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, इससे बच्चा खुद मेहनत करे। क्या हमारा तो पढ़ाया में से कुछ आया नहीं, हम यूपीएससी के साथ खेल रहे हैं।
हम यूपीएससी से बोल रहे हैं कि हम उस चीज को और फोकस करके पढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पता है सारे इंस्टीट्यूट में क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि सब इंस्टीट्यूट के पास एक लिमिट है कि हमको लिमिटेड टाइम पीरियड में कराना है, नेक्स्ट बैच स्टार्ट करना। हमारे पास में कोई लिमिट नहीं है, वो हमने लिमिट हटा दी, हमको सिलेक्शन लेना है, ये हमारी लिमिट है। ठीक है, तो कहीं पे भी तुमको ऐसा मिल ही नहीं सकता भाई। मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, आप बता दो मेरे को, और मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आज के दिन में आपको छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो उसको, छोड़ ही नहीं पाओगे, तुम्हें खुद को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज के टाइम पर भी अगर कोई छोड़ना चाहता है, ठीक है, आपकी पॉलिटी चलो फ्री में पढ़ लिया हमने, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री फ्री, ज्योग्राफी छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, अभी भी नहीं छोड़ पाओगे। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे और आए। अभी पंजाब पीसीएस में प्रूफ हो गया, अभी यूपीएससी में प्रूफ होगा। फिलॉसफी वाला था हमारे पास, प्रूफ करने के लिए हमने प्रूफ करके दिखा दिया, इंडियन फिलॉसफी के अंदर सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, इसके आगे और कुछ है ही नहीं जो तुम पढ़ो कि भाई हमको सर 4 बुकें और बता दो, सर हमारा हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, 4 बुकें और बता दो, तुम एक बार सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद बता दूंगा, उसके बाद सेटिस्फेक्शन ले लेना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बुक्स आपको चाहिए नहीं। ठीक है तो ये देखो, मुंसिफ और अमीन कोर्ट्स existed at the lower level. They dealt with the petty civil cases involving small sum, generally up to the 50 rupees. They were Indian officials subordinate to the higher courts. Above the munsif courts was the district दीवानी अदालत। ठीक है, सिविल केस के अंदर दीवाना ही रहता है, सिविल केस के अंदर निजामत वहां पर आ जाता है क्रिमिनल के अंदर। ठीक है, विच वॉज द मेन सिविल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। नया बंदा बनाया, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज, हु वॉज यूजुअली एन यूरोपियन सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, द जज वॉज असिस्टेड बाय द इंडियन लॉ ऑफिसर्स, मेनली पंडित फॉर द हिंदू लॉज एंड काजीज फॉर द मुस्लिम्स, बट इनका रोल सिर्फ एडवाइजरी रोल था। ठीक है, तो अब वो डिस्ट्रिक्ट, तो देखो पहले मुंसिफ कोर्ट हो गया, मुंसिफ कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। ठीक है, मुंसिफ कोर्ट के अंदर 50 रुपए से कम वाले मामले आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत बोल रहे हैं अपन। ठीक है, और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ द अपील। ठीक है, इससे इसके अंदर अगर तुमको सेटिस्फाई नहीं है तो ये आप अपील कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना लोअर जुडिशरी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से। तो यहाँ पर अपन इसे कहना है डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना 4 जगह पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खोले गए, जिसको हम 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स भी इसके अंदर बोलते हैं। एक तो कलकत्ता के अंदर खोला गया, ठीक है, एक ढाका के अंदर खोला गया, एक मुर्शिदाबाद के अंदर खोला गया, मुर्शिदाबाद से कौन याद आया तुम्हें, किसने कैपिटल मुर्शिदाबाद, और एक पटना। ठीक है, यहां पे कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, इसको याद करना है अपन। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि दिस कोर्ट्स हियर द अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल कोर्ट से ये एक तरह से अपील ये लेते थे, राइट। 4 प्रोविंशियल कोर्ट, कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, ये अपन को याद रखना है। फिर इसके ऊपर आफ्टर प्रोविंशियल कोर्ट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वाज सेटअप, जो कि अपन कह सकते हैं सिविल कोर्ट्स का सबसे ऊपर वाला, सदर दीवानी अदालत। ठीक है, सदर मतलब एक ऊपर पोजीशन हो गया, सुप्रीम। द हेडक्वार्टर ऑफ सदर दीवानी अदालत वाज कलकत्ता एंड इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन द सिविल मैटर्स। ठीक है, इट वाज जज बाय द सपोर्ट, इट्स जज वाज सपोर्टेड बाय द हेड कॉजेज, और ये सब तो होता ही है, राइट। अपील फ्रॉम द सदर अदालत कुड बी टेकन टू द किंग इन द काउंसिल। अब अगर इसके ऊपर अपील जानी है ना, फिर तुमको जाना पड़ेगा ब्रिटेन के अंदर, किंग इन काउंसिल इन द इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर किंग, जिसको अपन प्रीवी काउंसिल बोलते थे, ये आगे चलकर हम पढ़ाएंगे आपको प्रीवी काउंसिल क्या होता है। प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ द केस एक्सीडेड द प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी लिमिट, 5000 रुपए से ऊपर का जो केस होगा, अगर वो है और आप उसके अंदर अपील करना चाहते हैं, सदर दीवानी अदालत में आपको कुछ नहीं है पर 5000 से ऊपर का केस होना चाहिए, तो फिर किंग इन काउंसिल के अंदर जाएगा, ब्रिटेन के अंदर जाना पड़ेगा फिर आपको, ऐसा सिस्टम था। तो सबसे नीचे वाला कोर्ट कौन सा है आप बताएं? सबसे नीचे वाले कोर्ट का नाम मुंसिफ और आमीन। ठीक है, कोर्ट मुंसिफ कोर्ट और आमीन कोर्ट। ठीक है, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, उससे ऊपर सदर दीवानी अदालत। ठीक है, दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत। इसके ऊपर प्रीवी काउंसिल। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज अबाउट द सिविल डायमेंशन। ठीक है, ये करें हम।
It introduced hierarchical civil judicial system. It combined revenue and the judicial system at the district level. ठीक है. It relied on the procedure and the records, or it excluded Indians from the lower judiciary. ये भी गलत. तो A will be correct answer. 1 and 3 only will be the correct answer. 178 करो. Cornwallis Code aimed to ensure impartial administration of the civil justice. ठीक है, that is correct. And judicial functions were separated from the revenue administration. Yes, this is also correct. Impartial हो गया ना, इसीलिए क्योंकि revenue और judicial functions अलग अलग है ना, बताया तो था भी. A will be correct answer. एतन 179 करो. ठीक है, मुंसिफ कोर्ट, दीवानी अदालत और प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, दैट इज करेक्ट. 180 करो. कर दिया क्या? सॉरी, मेरे को लगा भी करी. मुंसिफ कोर्ट में सोचने लग गया अभी, पता है. मुंसिफ कोर्ट डील विद द सिविल केसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल मॉनेटरी वैल्यूज, दैट इज करेक्ट. मुंसिफ कोर्ट्स वर प्रिसाइडेड बाय द यूरोपियन जजेस. नो. ठीक है, तो ए विल बी राइट क्योंकि इंडियंस ही थे यहाँ पर, राइट. इनिशियली फौजदारी. अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक तरह से किसकी तरफ चलते हैं, अब हम क्रिमिनल सिस्टम की तरफ चलते हैं. ठीक है, क्रिमिनल डायमेंशन की तरफ चलते हैं. और सिविल के बाद क्रिमिनल डायमेंशन जब हम चलेंगे तो इनिशियली फौजदारी अदालत वाज देयर, अगर आप समझे, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिसाइड करता है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वही रेवेन्यू. अभी फौजदारी अदालत यहाँ पर हटा दी जाएगी, राइट. क्रिमिनल वाला डायमेंशन हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं. सिविल केसेस हम पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं. चलो, separation of revenue in the judicial function. Revenue और judicial function को separate. Cornwallis firmly ended the earlier practice where the district collectors handled both revenue and judicial work. In criminal matters, this separation was crucial to reduce the abuse of the power and conflict of interest. This principle later became a cornerstone of the modern administrative law. Right? कि separation कर दिया उन्होंने. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भाई तो अलग रहे, ठीक है, और फौजदारी अदालत को तो अबॉलिश ही कर दिया, ठीक है, और अपना एक नया सिस्टम इसके अंदर बनाया. राइट. सबसे बड़ा करप्शन का रीजन यही है कि देयर विल बी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का फ्यूजन हो रहा है. राइट. तो आप यहां पर इसके अंदर इस तरह से देखेंगे कि पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास क्या क्या था. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था उसके पास सारी पावर है भाई, और यही करप्शन कर रहा है और यही मजे कर रहा है. राइट. तो अब कलेक्टर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट था, आज भी लोग उसको याद करके रखते हैं. कलेक्टर समझ रहा है क्या खुद को? बोलते हैं ना कलेक्टर समझ रखा है. कलेक्टर मतलब जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, पर उसके पास और भी सारे फंक्शन उसको ही दे रखे थे. कंट्रोल, पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशंस, कंडक्टेड प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज वो कंडक्ट कर रहा है. ऑफन इन्फ्लुएंस फॉर प्रोसिक्यूशन. This created a clear conflict of interest, and officer responsible for the law and order could manipulate criminal cases to protect revenue interest of the personal authority.
कॉर्नवालिस बिलीव दैट जस्टिस मस्ट बी इम्पार्शियल, जस्टिस जो होता है वो इम्पार्शियल होता है, होना चाहिए, और नो ऑफिशियल शुड बी जज इन हिज ओन केस, अपने केस के अंदर खुद कोई जज नहीं हो कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद ही जज बनकर बैठा है कि हाँ भाई मेरे ऊपर केस आया, कोई करप्शन नहीं करा मैंने, नेक्स्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर क्रिमिनल कोर्ट्स वर प्लेस्ड अंडर सेपरेट जुडिशियल ऑफिसर्स, सेपरेट जुडिशियल ऑफिसर्स के अंदर या क्रिमिनल कोर्ट्स को इसके अंदर डाला गया, राइट। तो पहले तो इसकी भूमिकाएं देख लें अपन। 181 क्वेश्चन करो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिफोर कॉर्नवालिस। जल्दी से कर दो, इजी है। ठीक है, 81 का सी विल बी राइट आंसर। चलो 182 सी विल बी राइट आंसर समझ में आ रहा है? कहीं कोई बच्चा सोचे, जैसे कलेक्टर सुपरवाइज पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन, इन्फ्लुएंस प्रोसिक्यूशंस इन द क्रिमिनल केसेस, इसको करो। जल्दी से कर लो फटाफट, अब कुछ हार्ड नहीं है, जब पढ़ा दिया उसके बाद कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। So separation of revenue in the criminal justice aim to prevent conflict of interest, और district collectors earlier combined police force revenue collections and campaign supervision, right। 183 करो। कल आपका टेस्ट है सभी बच्चों, कल टेस्ट है, सिलेबस आपको बताया रखा है, एक बार मैं लिख भी दूंगा उसके अंदर। तो ये खैर अभी अपन आगे पढ़ेंगे, बट अभी समझ रहे हो तुम ये सब क्या हो सकता है, इसका आंसर ये समझ सकते हो तुम। एक बार करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो क्या रिफॉर्म्स लेगा आगे चलकर अपन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिवाइस्टेड ऑफ द क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स, ठीक है, हटा दिया उसको क्रिमिनल जुडिशियल पावर से, डाइवेस्टेड मतलब हटा दिया। रेवेन्यू ऑफिशियल्स कंटिन्यू टू कंट्रोल द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दैट इज करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। और क्रिमिनल कोर्ट्स वर प्लेस्ड अंडर द इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑफिसर्स, और रिफॉर्म्स एम टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी राइट, ए विल बी राइट। 184 करो। डीसी मतलब अब आपकी भाषा में तो डीसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, अब तो कलेक्टर है नहीं ना, अब तो कलेक्टर सिर्फ नाम के रहे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो रेवेन्यू कलेक्ट थोड़ा करता है। ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर भी बोल सकते हो, डीसी को, डीसी लगा हुआ है क्या, डिप्टी कलेक्टर भी बोल सकते हो, अब तो कोई भी लाइन बोल सकते हो, उस टाइम की बात कर रहे हैं अपन। अब जो होता है ना वो डीसी जनरल लैंग्वेज में बोलने लगे हैं, ठीक है, कोई जैसे आईएएस ऑफिसर है तो उसको डीसी लगाया गया, ऐसे बोलते हैं ना, हरियाणा में बोलते हैं ऐसे, डीसी लगाया। कौन बच्चा आ गया है नया भाई? तलवीन जी, क्या क्लास खत्म होने से पहले एंट्री मार रहे हो? चलो ये देख लो, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू विल बी देयर, सुपरविजन ऑफ द पुलिस विल बी देयर, कंडक्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी क्रिमिनल इंक्वायरी विल बी देयर, फाइनल एडजुडिकेशन तो पूरा जो सब बैठेंगे सिस्टम में वो होंगे, राइट, है ना। तो फाइनल एडजुडिकेशन जो होंगे ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से पूरे जजेस बैठेंगे, मतलब वो ऊपर प्रिसाइड वही करेगा, राइट। तो एडजुडिकेशन फाइनल तो पूरे जजेस बैठ के दे रहे हैं, राइट, बट ये तीनों जो फंक्शंस हैं वो इफेक्ट तो कर ही रहा है सिस्टम्स को। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 86 करो। अच्छा अभी तो ये पढ़ा नहीं है अपने कॉर्नवालिस, ठीक है। तो देखो अभी ये समझते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट का रीऑर्गेनाइजेशन, फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वर अबॉलिश्ड, इन देयर प्लेस सर्किट कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड। सर्किट कोर्ट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश करे जाएंगे। दिस कोर्ट्स मूव फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एंड वर प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूरोपियन जजेस। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्किट कोर्ट्स जो है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश करे थे, जैसे हमने प्रोविंशियल कोर्ट्स का तो हमने कहा था कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद यहाँ पर करे थे, पर सर्किट कोर्ट कहाँ करे थे? तो सर्किट कोर्ट ऐसा है भाई, ये घुमक्कड़ कोर्ट है, घुमक्कड़ मोबाइल कोर्ट, कहीं पे भी बैठ सकता है, ये मोबाइल है, राइट।
मतलब एक जगह से दूसरी जगह, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये क्या करते हैं, ये एक तरह से मूव करते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में चले गए, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह से 4 सर्किट कोर्ट हैं, वो चारों मूव कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन काजी एंड मुफ्तीज वर रिड्यूस्ड टू सबऑर्डिनेट्स फॉर इंटरप्रेटिंग लॉ बट विदाउट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, और यहाँ पे देखा 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट, सरदार, निजामत, अदालत, जो सबसे निजामत आ गई ना, एक कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सर्किट कोर्ट्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एस्टेब्लिश करे जाएंगे, राइट। तो सरदार निजामत हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लोकेटेड एट कलकत्ता। इट एक्सरसाइज अपीलेट एंड द सुपरविजरी जुरिसडिक्शंस ऑफ ऑल द क्रिमिनल कोर्ट्स इन द मुफस्सिल, राइट। सर्किट कोर्ट, अब ये समझ में आ रहा है मुफस्सिल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये सब ठीक है, बट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंसी है बंगाल की, ठीक है। अब ये तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इनकी प्रेसिडेंसीज है ना, जहां पर प्रेसिडेंसीज हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट इज देयर। ये सिस्टम नहीं है, कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज इन कंट्रोल ऑफ द, वहां पर जुड़ी वो ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन से कंट्रोल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ के केसेस जो यहाँ के रेजिडेंट हैं और जहां जहां पे प्रेसिडेंसीज हैं, जो ये 3 प्रेसिडेंसीज हैं, उनके रेजिडेंट्स जो हैं, ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो है, उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। और बाकी का जो एरिया है मुफस्सिल बोलते हैं उसको, मुफस्सिल, ठीक है, मतलब बाकी का एरिया जो बचा है प्रेसिडेंसीज के अलावा, बंगाल के अंदर ही पूरा, बंगाल के अंदर प्रेसिडेंट, बंगाल प्रेसिडेंसीज तो बोल रहे हैं, पर कुछ एरिया ही प्रेसिडेंसीज के अंदर आ रहा है, कुछ एरिया मतलब ज्यादातर एरिया। बिहार, उड़ीसा, इस वाला एरिया के अंदर तो आप देखेंगे मुफस्सिल कोर्ट्स विल बी देयर। तो जो एरिया जैसे कंटेनमेंट बोर्ड होता है ना, कैंट एरिया, ये कैंट एरिया मतलब दैट इज गवर्न्ड बाय द मिलिट्री, वैसे ही जो प्रेसिडेंसीज एरियाज थे दैट वर बी गवर्न्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और जो बाकी के हैं उनके लिए सिस्टम बन रहा है, उनके लिए सरदार, निजामत, अदालत, सर्किट कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। दे वर प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूरोपियन जजेस हु ट्रैवल्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। दे आर द मोबाइल कोर्ट्स। They tried serial criminal offences and heard appeals from the lower criminal authority. They formed the backbone of the criminal justice system on Mufassil. Court of District Magistrate, आप यहाँ पर देख सकते हैं, this was the lowest criminal court in the Mufassil. ठीक है, the district magistrate supervise policing, है ना, magistrate, not the collector. इस तरह से आप इसके अंदर to hear the criminal appeals and try serious criminal cases arising from the district magistrates. Four circuit courts were established in the Cornwallis court. ठीक है, and these were mobile courts presided by European judges which move from the district to district. अब विटनेस लॉ के अंदर क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। नहीं, सर्किट कोर्ट 4 थे, ठीक है, पहले 4 थे, फिर ज्यादा बढ़ गए, धीरे धीरे और ज्यादा हो गए थे सर्किट कोर्ट से ना। पहले 4 सर्किट कोर्ट्स घूमते रहते थे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरह से, राइट, कभी इस डिस्ट्रिक्ट में तो कभी इस डिस्ट्रिक्ट में, राइट। अब विटनेस लॉ वाज आल्सो चेंज। अब विटनेस लॉ में बड़ा ही जबरदस्त चीज था, आप इसके अंदर देखें, हमारे देश में इस्लामिक कानून चल रहा था, ठीक है, मुगल से डायरेक्टली इनहर्ट कर लिया था वेलन हस्टिंग। तो इस्लामिक कानून के अंदर विटनेस के अंदर, जो विटनेस, जैसे मान लो मर्डर हो रहा है, मर्डर में विटनेस कोई आया है ना, ये विटनेस है, तो विटनेस के बेसिस पे यहां पर होता था। इसमें क्या होता था, अगर विटनेस मान लो मुस्लिम है, ठीक है, तो और एक विटनेस है हिंदू, तो मुस्लिम की बात मानी जाएगी, हिंदू की बात नहीं मानी जाएगी। हिंदू बोल रहा है साहब मैंने देखा मर्डर नहीं करा, इसमें मर्डर है ना रामलाल ने करा है, ये बोल रहा है मर्डर श्यामलाल ने करा है, तो किसकी बात मान जाएगी, मुस्लिम की, क्योंकि मुस्लिम क्या है, एक तरह से दीन धर्म को मान रहा है, ऐसे इसके अंदर मान रहा है, राइट। मुस्लिम लॉज है, इस्लामिक लॉज के अंदर ऐसे मानेंगे, दीन को मानने वाला यही है, राइट। दूसरी चीज कि जो सीरियस क्रिमिनल केसेस होंगे, जैसे मर्डर जैसे केसेस, ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो होगा मुस्लिम्स को ही मतलब वो दिया जाएगा, राइट। तो मतलब मुस्लिम की बात मानी जाएगी उस केसेस के अंदर, राइट, इस तरह से इसके अंदर बोला हुआ है, राइट। और हाँ, दूसरा ये है कि अगर मान लो कोई वीमेन है, तो वीमेन कुछ बोल रही है तो उसकी बात कम मानी जाएगी। अगर 2 वीमेन मिलकर बोल रही है ना एक ही बात, तो सही मानी जाएगी। एक वीमेन की बात नहीं मानी जाएगी, 2 वीमेन मिलकर बोल रही है विटनेस के अंदर, तो उसके, तो वीमेन वर इंफीरियर, मुस्लिम्स से हिंदूज वर इंफीरियर एज ए विटनेस, इसके अंदर इस तरह। तो इन्होंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, कॉर्नवालिस ने बोला ये क्या चल रहा है भाई, इसको हमको इक्वलिटी करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने विटनेस लॉ के अंदर चेंज करा और मेड इक्वल फॉर ऑल, ठीक है, सबके, लड़का लड़की, ठीक है, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर देखो टेस्टिमनी ऑफ द मुस्लिम्स वाज कंसीडर्ड सुपीरियर टू दैट ऑफ नॉन मुस्लिम्स, राइट। हाँ, यस,
ठीक है। इन मैनी सीरियस क्रिमिनल केसेस द टेस्टिमनी ऑफ नॉन मुस्लिम अगेंस्ट ए मुस्लिम्स वाज आइदर नॉट एक्सेप्टेड और गिवन लेसर वेटेज। Women testimony was treated as inferior to the man's testimony. Slaves and person of the low status, social status, जैसे lower caste, were often disqualified as a witness. कि ये तो witness है ही नहीं, right? तो कौन जात के हो? साहब हम इस जात के, तो तुम काहे witness कर रहे हो? तुम तो witness के लायक ही नहीं हो, तुम तो slave हो, slave witness थोड़ी ना करेगा, right? The court तो slave को मारो पीटो खूब, वो खुद के लिए भी या फिर दूसरे के लिए witness नहीं की तरह नहीं। Who interpreted religious law heavily relied on the qazis and the muftis. This meant that the justice was not uniform. तो भाई कॉर्नवालिस ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। कॉर्नवालिस है, ऑल विटनेस वर डिक्लेयर्ड इक्वल बिफोर लॉ, रिलीजन ऑफ द विटनेस वाज मेड इररेलेवेंट, क्रेडिबिलिटी वाज जज्ड ऑन कंसिस्टेंसीज, कोरबोरेशंस एंड कैरेक्टर, एविडेंस नॉट रिलीजियस आइडेंटिटी बिकम द सीएस। इस तरह तो सिस्टम को पूरा चेंज करने वाले यहाँ पर कॉर्नवालिस हो गया, राइट। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जो नेक्स्ट जो उन्होंने चेंज करा दैट इज सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करे, ठीक है। बट टेक अ ब्रेक, 2-3 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर अपन इसको पढ़ाते हैं, राइट। चलिए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले सिविल सर्विसेज जो है ना वो भी काफ़ी बेकार थी और उसके कारण भी करप्शन वाज वेरी मच प्रेवलेंट। एक तो सबसे पहले ये समस्या थी, सिविल सर्वेंट्स को पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो पैसा नहीं दोगे तो घर तो चलाना है, तो ये करप्शन करेंगे, राइट। इनको सिविल सर्वेंट्स को एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखा जाता था, राइट। और सिविल सर्वेंट्स मतलब कंपनी के ही लोग हैं, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि यार सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिकॉज विदाउट दैट करप्शन कैन नॉट बी रिड्यूस, ठीक है। और उनका मेन फोकस था करप्शन रिड्यूस करने पर। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो क्या करते हैं हम, जो सिविल सर्वेंट्स जो है, ठीक है, अभी कौन है ये जो है ये कंपनी के ऑफिशियल्स है, राइट। तो कंपनी ऑफिशियल्स ही है ये लोग, इनको सिविल सर्वेंट बनाने का काम है। सिविल सर्वेंट मतलब समझ रहे हैं, सिविल सर्वेंट मतलब एक तरह से इनको ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा यू आर नॉट जस्ट अ कंपनी ऑफिशियल, बिकॉज कंपनी ऑफिशियल तो बहुत सारे काम करते हैं, राइट। ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ सिविल सर्वेंट वाला काम भी कर रहे हैं, ठीक है। डेली डे टू डे वर्क भी ये कर रहे हैं, राइट। तो बोलते हैं नहीं सिविल सर्वेंट मतलब सिविल सर्वेंट, ये आप प्रोफेशनल पोस्ट मानो उसको, कंपनी का ऑफिशियल हो आप, ठीक है, बट आपको सिविल सर्वेंट हो, बाकी के सारे XYZ काम आपको नहीं करने। प्राइमरी लॉयल्टी तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है और सब कुछ नहीं करना आपको कि भाई आप अपनी दुकान भी चला रहे हो, ये भी कर रहे हो, कंपनी के 10 काम भी कर रहे हो, ठीक है ना, कागजात भी आप देख रहे हो, ये सब चीज नहीं, आप सिविल सर्वेंट करो और आपके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति लॉयल्टी है, राइट। और कोई काम आपको नहीं करने और आपको खूब अच्छी सैलरी दी जाएगी और खूब अच्छा डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रखो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप अगर एक सिविल सर्वेंट हैं तो आप कहीं अपनी खुद की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी या फिर खुद का कोई बिजनेस ऐसा नहीं खोल सकते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लस इन्होंने
कहा कि भाई और कोई काम आपको नहीं करना है, ठीक है। प्लस उन्होंने कहा कि आपके प्रमोशंस भी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, प्रमोशंस रहेंगे। प्लस हायर पोस्ट वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द यूरोपियंस, ठीक है, इंडियंस के लिए हायर पोस्ट नहीं थी। ऐसा करके इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी सिविल सर्विसेज के अंदर, राइट। तो आइए पढ़ते हैं अपन क्या क्या रिफॉर्म्स करें। आफ्टर रेगुलेटिंग 1773 एंड द फेलियर ऑफ द अर्लियर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशंस, करप्शन, प्राइवेट ट्रेड एंड मिसयूज ऑफ द पावर बाय द कंपनी सर्वेंट्स हैड बीन वेरी रैम्पेंट, है ना। Cornwallis was appointed Governor General with a clear mandate to reform the civil administration, ठीक है। तो Cornwallis believed that the honest administration required well-paid, professional, politically neutral officers, ठीक है। He also believed in the strict separation of the functions and the rule-based governance. तो creation of professional civil services, ठीक है। Cornwallis laid the foundation of a regular salaried civil services. Company servants were converted from the trader into the full-time administrators. Private trade by the civil servants was strictly prohibited. Higher salaries to reduce the corruption. Civil servants were given very high salaries and generous allowances. The logic was that well-paid officials would not resort to the corruptions. This principle later became a permanent feature of the Indian bureaucracy. Indian bureaucracy का permanent features को फिर बना दिया गया, right? कि high salaries के अंदर दी गई। फिर higher civil posts were reserved almost for the Europeans. Indians were excluded from the senior positions on the assumption that the Europeans were more trustworthy. This institutionalized racial discrimination in administration. और यहाँ से फिर 1857 की क्रांति का एक रीजन ये भी रहेगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट। मिलिट्री के अंदर भी रह रहा है और सिविल डायमेंशंस के अंदर भी रह रहा है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी रह रहा है। सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड द जुडिशियल फंक्शंस. Cornwallis ended the earlier system जहाँ पर same officials combined the revenue collection with judicial power. Collectors were confined to the revenue administration, while judicial work was entrusted to the separate courts. This principle later became a key feature for the modern administration, ठीक है। फिर hierarchy, strict administrative hierarchy was created with clearly defined duties. सबके पास ड्यूटी, तो एक ब्यूरोक्रेसी यहाँ से बनी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मतलब strictly based on the rules and regulations के ऊपर based system. Introduction of rule based system, ठीक है। और fixed service conditions, promotion, seniority, service rules were standardized, arbitrary dismissal was reduced, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिली। Cornwallis considered only merit while making appointment in the services. He is also known as the father of the Indian civil services. Other reforms were brought by the Governor General of the later decades, ठीक है। तो इसके लिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। इन्होंने एक तरह से सिविल सर्विसेज को सुधारने की शुरुआत करी, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर अब अपन को देखना है इसके टाइम पर कौन कौन से वार हुए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई यहाँ पर साइड, राइट। तो इसके अलावा और ऐसा कुछ यहाँ पे वार हुआ नहीं। तो इनके टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखेंगे तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम यहाँ पर होती है, राइट। कैसे याद करोगे, टाइम पीरियड से तो कर ही लेना, कॉर्नवालिस। तो श्रीरंगपट्टनम इज जस्ट लाइक ए कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है। तो कैपिटल मतलब कि कैपिटल गिराना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो अपन ने पढ़ा था थर्ड एंग्लो मैसूर के बाद कि इन्होंने जब कैपिटल के ऊपर अटैक करा निजाम से और मराठास के साथ मिलकर, तो फिर दिक्कत हो गया। मतलब कैपिटल श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है, वो एक तरह से दीवार है, ये दीवार टूटी तो टीपू सुल्तान टूट जाएगा फिर, और फिर वो श्रीरंगपट्टनम एक तरह से कर लेगा। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार के अंदर तीनों ने मिलकर, ब्रिटिशर्स ने, मराठास ने और निजाम ने मिलकर ये दीवार तोड़ दी, ठीक है। और जिसमें कॉर्नवालिस जो था ना, वो तो बड़ा पावर था, ब्रिटिशर्स वाज वेरी पावर बिकॉज ये कॉर्न खाता था। तो इसने तो एक हाथ से एक ही हाथ लगाया, बाकियों ने दो दो हाथ लगाए। इसने कहा मैं तो कॉर्न खाता हूँ, मैं तो हेल्दी खाना खाता हूँ, उसने गिरा दिया, ठीक है। तो ऐसे अपन को याद रखा है। फिर टीपू सुल्तान दीवार के पीछे खड़ा था, राइट। तो फिर उसने कहा कि यार अब दीवार गिरा दी, अब तो क्या है, ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। ऐसा अपन को इसके अंदर समझना। तो तीनों ने मिलकर दीवार गिरा दी, तीनों में एक कॉर्नवालिस भी थे, है ना। और अपने थर्ड एंग्लो मैसूर वार के अंदर कहा था थर्ड से अपन को ट्रिपल अलायंस याद रखना। ऐसे करके हमें याद रखना पड़ेगी चीजें, नहीं तो कितना डिफिकल्ट है। ऐसा थर्ड एंग्लो मैसूर वार इनके टाइम पीरियड में होता है, लग गया फिर दीवार देख ले, दीवार पे नहीं लिखा हुआ ना, तो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा। कौन खाते खाते उसने वाल गिरा दी, कॉर्नवालिस, उसके साथ दो जने औरतें मिलकर, तो आपको फिर ट्रिपल अलायंस याद आ जाएगा। ट्रिपल अलायंस थर्ड एंग्लो मैसूर वार आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, वॉल देखो, छत देख, ऐसे दिखते ना ऐसे वॉल, तो उससे फिर कॉर्नवालिस याद आ सकता है वॉल देखने से, राइट। चलो बहुत सारे पीजे हो गए, अब आगे अपन करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट भी उन्होंने करा। संस्कृत कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए करा कि भाई संस्कृत बड़ी टिपिकल थी, इनके लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ हिंदू लॉज जो है वो संस्कृत के बेसिस पे है, क्या करें। तो इन्होंने एक कॉलेज ही बोल दिया संस्कृत कॉलेज, ठीक है, कॉर्नवालिस ने। इन्होंने कहा संस्कृत कॉलेज में कैंटीन थी, कॉलेज होगा कैंटीन भी होगी, कैंटीन में कौन से मिलते थे, क्या करें। और कॉलेज बनाया तो पूरा वाल वाल बनाकर बनाया हो,
ऐसे याद करना आपको। संस्कृत कॉलेज खोला तो कॉलेज के अंदर कैंटीन थी, कैंटीन में कॉन्स मिलते थे, तो कॉर्नवालिस इस तरह से। The company courts were required to apply Hindu laws in the civil matters such as the inheritance, marriage, property, caste disputes. However, British judges उनको समझ में नहीं आती संस्कृत, depend on the local पंडित्स, तो local पंडित्स को उन्होंने क्या करा, dependence create problems, तो to solve this company trained a class of learned पंडित्स in Sanskrit law who could assist the court in the systematic matters। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज यहाँ पर खुलाया, जैसे कि सब पता चले कि भाई किस तरह से लॉज हैं और लॉज के बेसिस पे क्या इसके अंदर करना है, राइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चार्ल्स कॉर्नवालिस, फर्स्ट मार्किस कॉर्नवालिस, ठीक है, इनको फर्स्ट मार्किस कॉर्नवालिस पे बोलते हैं। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस जो होंगे एक और बार आएंगे अभी, राइट, बट आप देखो इनका यहाँ पर देखो 31 दिसंबर 1738 को जन्म हुआ, कहाँ पे, लंदन में, और मरे कहाँ है, गाजीपुर में। गाजीपुर में आज भी इनकी कब्र है, समझ में आ रहा है, कब्र है इनकी आज, राइट। चार्ल्स एडवर्ड कॉर्नवालिस ये इनका नाम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस टॉम्ब, गाजीपुर। गाजीपुर से कोई है कि यूपी से कोई है? गाजीपुर शायद यूपी में ही है, देखा है गाजीपुर गए कोई? नहीं बड़ी, कभी जाओ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जरूर याद कर लेना, देखना मत पर याद कर लेना भाई, वो यहीं पे उसकी आत्मा उठक रही होगी। पता है आपको? ये पता है? अच्छा, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब एक और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, राइट, इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कमांडर इन चीफ, और इन्होंने कर दिया था सरेंडर, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, भाई साहब माफ कर दो, गलती हो गई। किससे? फ्रांस और अमेरिका से। अमेरिका और फ्रांस दोनों टूट पड़ी इनके पर। कॉर्नवालिस को लगा भाई कौन खाता हूं, बहुत मजबूत आदमी हूं, वहां जाके देखा तो भाई बहुत बुरी तरह पिटाई पड़ी, और इनको एक तरह से बहुत ज्यादा बेइज्जती होना पड़ा। ठीक है, माफ कर दो, सरेंडर करना पड़ा, राइट। बट भारत के अंदर आकर इन्होंने तहलका मचा दी, समझ में आ रहा है? तो इनको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था उस वार के अंदर, क्या क्या कमांडर है भाई तू, कैसा कमांडर बनेगा रे तू, ऐसा वाला क्रिटिसिज्म। बोले देखो कमांडर साहब आ रहे हैं, कमांडर साहब पीछे से फ्रेंच वाले आ रहे हैं, और डर गए कमांडर साहब, ऐसे ऐसे उड़ाते थे उसको, बहुत मजाक उड़ा इनका। बट आप इससे क्या समझे कि पास्ट में हो सकता है हम ठीक है थोड़े कमजोर रहे हो, पर ऐसे तो नहीं जिंदगी भर ही कमजोर रहेंगे। इंडिया में इन्होंने कमाल कर दिया, इतने रिफॉर्म्स करे, मीन्स में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, इतने रिफॉर्म्स करें। ठीक है, नेक्स्ट जो बंदा आएगा दैट इज, अच्छा ये लिखा हुआ है मैंने, लीडिंग British general in the American War of Independence surrendered in 1781 to a combined American and French forces at siege of Yorktown, ended significant hostilities in the North Americas। ठीक है, I hope this is clear। अब नेक्स्ट जो बंदे आएंगे ना दैट इज जॉन शोर। ठीक है, जॉन शोर का टाइम पीरियड भी आपको बता देंगे। जॉन शोर जो है ना, इनका है ना एक नेचर है, बिल्कुल याद रखना, इस पे से ही सब कुछ पूछा जाएगा। जॉन शोर, वो भी इसके नाम से याद करेंगे। जॉन शोर को शोर पसंद नहीं है, आई एम जॉन शोर बट आई डू नॉट लाइक शोर। ठीक है, ये याद रख लोगे जॉन शोर से कि जॉन शोर को शोर पसंद नहीं। इनका फेमस डायलॉग था, आई एम जॉन शोर बट आई डू नॉट लाइक शोर। ठीक है ना, जॉन शोर मतलब हमको शोर पसंद नहीं है, राइट। इनकी पॉलिसी जो होगी दैट इज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये बोल रहे हैं भाई इतना जीत लिया और कितना जीतोगे वे, ब्रिटिशर से इस तरह से बोल रहे हैं, इतनी टेरिटरी आपने कर ली, हमें इतनी टेरिटरी संभालने में भी बहुत है, अब हमें है ना किसी से लड़ना नहीं है, कोई लड़े मरे कटे कुछ भी करे, हमें नहीं लड़ना, कोई मिलिट्री एक्सपेंशन हमको नहीं लड़ना। कोई आपस में मराठा लड़ रहे हैं, निजाम लड़ रहे हैं, इनके टाइम पे एक बैटल हुआ है, बैटल ऑफ खरदा, है ना, बैटल ऑफ खरदा, वो बैटल ऑफ खरदा के अंदर इन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं करा। तो ये बोल रहा है हिज टेन्योर इज known for the policy of non-intervention. He believed that companies' territories were already overextended. War weakened the administration and finance. इतना पैसा और इतना सब कुछ लगता है. Internal dispute of Indian state should be avoided. As a result, he avoided military expansion. Military expansion उन्होंने, तो जॉन शोर पे जो क्वेश्चन आ सकता है ना, कोई भी क्वेश्चन आए जॉन शोर के ऊपर, तो उसमें एक लाइन पक्का ही होगी, क्योंकि ये पॉलिसी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जॉन शोर इज ए पर्सन बिटवीन द कॉर्नवालिस और वेलेस्ले।
कॉर्नवालिस भी बहुत एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट के थे, ठीक है, मैसूर को हराया इन्होंने, मैसूर में टीपू को। और विल्सले तो आप भाई सब्सिडरी अलायंस वाले बंदे हैं। और इनके बीच में एक शांत, जिसको शोर पसंद नहीं है, जॉन शोर। तो जॉन शोर एक्ट एज ए बफर बिटवीन दिस टू एक्सपेंशनिस्ट। क्या क्या है सर, मतलब सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं अपन, तो सब कुछ को समझ में हमें याद हो रहा है और याद भी हो रहा है, ठीक है। आज तक हम हिस्ट्री पढ़े थे पर वो किसी काम की नहीं थी, प्लीज बिलीव मी ना, मैं डायरेक्टली बोल दूं आपको, तो वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो आपको याद नहीं रही, ठीक है। पढ़ी आपने, पढ़ाया होगा किसी ने, मैं किसी के मतलब इंटेलेक्ट को क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट आपको वो चीज याद नहीं रही। अब आपको चीज याद है, आपको उसके ऊपर क्वेश्चन करने नहीं है ना, आपने उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करे, अब आप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, आपको याद भी है, तो दैट्स वाई। अब देखो आगे, आप क्वेश्चंस करो। अब क्वेश्चंस कैसे पूछ रहेंगे, अब जब हम बोल रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बना कर देगा ना आपको। ये इनका माइंडसेट दिखा रहा है जॉन शोर का। शोर पसंद नहीं है साहब जॉन शोर को। एक गाना था ना शोर के ऊपर, देखो शोर ना मचाना, है ना, एक गाना था, देखो शोर ना मचाना, कहीं सुन लेना ये जमाना, पुरानी मूवी का है। तो ये एक आते थे जॉन शोर, फेवरेट गाना। जॉन शोर अवॉइडेड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस ड्यूरिंग इट्स गवर्नरशिप। He believed the British position in India should not be extended through the wars. तो A will be the correct answer. ठीक है। अब बैटल ऑफ खड़दा होता है। बैटल ऑफ खड़दा क्या हो रहा है, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के बीच में बैटल ऑफ खड़दा हो रहा है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। सावन का महीना पवन करे शोर, ठीक है, नहीं पर उसको तो मजा नहीं आ रहा ना शोर में, इसको तो मजा आ रहा है, सावन पवन शोर कर रहा है, इसको मजा आ रहा है, ठीक है। झूम मेरे ऐसे जैसे मन में नाचे मोर, राइट, ऐसा कुछ गाना है ना ये, तो उसको तो मन में मोर नाच रहे हैं इसके, तो इसको शोर पसंद नहीं है, तो ये देखो शोर ना मचाना, वो वाला गाना परफेक्ट रहेगा। तो बैटल ऑफ खड़दा was fought in 1795 between the निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास, ठीक है। अब ये देखो, ये बैटल ऑफ खड़दा इसके टाइम पे, जॉन शोर के टाइम पर ही हुआ, और जॉन शोर ने शोर नहीं बजाया इसमें, बिल्कुल किसी का साथ नहीं दूंगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑन द लेट 18th सेंचुरी बिकॉज इट शोज मराठा मिलिट्री सुपीरियरिटी। अब आप देखोगे, देखो भाई कैसा होता है, ये दोनों मिलके इन्होंने किसको हराया, तीनों ने मिलकर इन्होंने किसको हराया, मैसूर को। टीपू भाई के पीछे पड़ गए, ठीक है, निजाम, मराठास और ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का काम खत्म, पैसा हजम, चलो भाई मैसूर आ गया, बढ़िया है, राइट। अब ये दोनों आपस में बढ़ गए। अब यहाँ पे ब्रिटिशर ने इंटरवेन नहीं करा, लड़ो आराम से, मरो कटो, बढ़िया, कोई की पावर कम होगी, हम आ जाएंगे उसके लिए। बट शोर वाला जो था, जॉन शोर का ये था कि भाई हमको और नहीं लेना है, कितना लेंगे भाई, कितना टेरिटरी का एक्सपेंशन करे, समझ नहीं आराम से। तो इन्होंने इस तरह से इसके अंदर डाला, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर ये दोनों वर्सेस में आएंगे, वर्सेस में आके निजाम को बहुत बुरी तरह से मराठा मारेंगे, पहले के मराठा यहाँ पर निजाम को मारेंगे। और निजाम को जब मराठा मारेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये निजाम जो होंगे ये घबरा जाएंगे, मराठा ने बहुत मारा। और इसके जस्ट बाद, बैटल ऑफ खड्डा के जस्ट बाद वेलेस्ले आ जाएंगे, और वेलेस्ले कहेंगे अरे निजाम कितना मारा था, ये देख तेरे आंख में से भी खून निकाल दिया, मराठास तो है ही ऐसे, तो एक काम कर, मेरे साथ अलायंस कर ले। इसको हम बोलेंगे सब्सिडरी अलायंस। पहली बार जिसने सब्सिडरी अलायंस करी वो निजाम ने ही करी, वेलेस्ले से। खैर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ। ये आगे बढ़ेंगे अपन, बट बैटल ऑफ खड़दा जो है किसके टाइम पे हुआ, जॉन शोर। एक्चुअली जॉन शोर को शोर क्यों पसंद नहीं है, ये भी तो सवाल उठना चाहिए भाई, इसको शोर पसंद क्यों नहीं है। आई एम जॉन शोर बट आई डू नॉट लाइक शोर। क्योंकि एक बार है ना, जॉन शोर जा रहा था, राइट, चल रहा था, इतने पीछे से एकदम कोई चिल्लाया जॉन शोर, बहुत तेज शोर मचा, एकदम से शोर मचा, डीजे बजने लग गया, ये हो गया, और उसको नाम भी चिल्ला दिया, बहुत सारा शोर आया, और ये खड्डे में गिर गया, बैटल ऑफ खड़दा। इसलिए तब से इसको जॉन शोर को शोर पसंद नहीं है, समझ। तो बैटल ऑफ खड़दा जॉन शोर के टाइम पे हुआ था, कैसे याद करोगे, खड्डे में गिर गया जॉन शोर, राइट, इस तरह से। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बैकग्राउंड ये था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ, पॉलिटिकल बैलेंस इन डेक्कन चेंजेस। पहले डेक्कन के अंदर ये आराम से मिलकर लड़ते थे, थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद जब टीपू सुल्तान हार गया तो मराठा स्पेशली पेशवा बाजीराव और दौलतराव सिंधिया, नाना फडणवीस, ये जो लोग थे, राइट। बाजीराव सेकंड कौन था पैदा भाई, हु वाज द बाजीराव सेकंड,
याद रह गया ना, रघुनाथ राव का बेटा, क्या बाजीराव नाम से, ये फिर आगे आकर सब्सिडरी अलायंस कर लेगा, याद करो 5 जने थे, राइट, ये कर लेगा, तो ये सब मराठा वाला याद कर लो पूरी स्टोरी। आगे चल के कर रहे हैं सब सब्सिडरी, पहले सबसे पहले निजाम करेंगे, ठीक है। टेंशन एस्केलेटेड व्हेन द निजाम रिफ्यूज मराठा डिमांड, मराठा कहते हैं भाई हमको चौथ दो, हमको चौथ चाहिए, राइट, हमको एक तरह से 1/4 आपका रेवेन्यू चाहिए। इन्होंने कहा ये हम नहीं दे रहे, ठीक है। और वो अपनी मिलिट्री फोर्स तो लड़ मरे आपस के अंदर, तो लेड बाय द पेशवास फोर्सेस सपोर्टेड बाय सिंधियास, निजाम ऑफ हैदराबाद आसफ जा, और ब्रिटिश डिड नॉट असिस्ट द निजाम एज गवर्नर जनरल सर जॉन शोर फॉलोड ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है। तो बैटल ऑफ खड्डा वाज फॉट नियर प्रेजेंट डे महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, Maratha decisively defeated the Nizam's army. The Nizam forces were overwhelmed, forcing him to sue for the peace. Treaty of Khadda. After the defeat, the Nizam was compelled to accept the harsh key terms. He paid a large war indemnity of Marathas. He ceded territory to the Marathas, accepted Marathas' political dominance. और this was humiliating defeat for the Nizam. निजाम के लिए एक तरह से humiliating defeat थी, और इसके कारण ये फिर आगे ये बाहर जाएंगे और ये सब्सिडरी अलायंस के अंदर कर लेगा। पहली सब्सिडरी अलायंस जो करेंगे ना, ठीक है, ये साहब ही करेंगे निजाम से, देखो हैदराबाद, ये सब कुछ लिंक्ड है, डोंट वरी, ठीक है। और लिंकेज से पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं। तो हमको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ना है दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली, अपन को पढ़ना है, ठीक है भाई। इतना बहुत है आज के लिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और हम बहुत सारी चीजें, तुमको लग रहा होगा यार एक एक गवर्नर जनरल ही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर देखो कितना सारा जुडिशियल सिस्टम पढ़ लिया आपने, सिविल रिफॉर्म्स पढ़ लिया, ठीक है, हमने रेवेन्यू सिस्टम पढ़ लिया, परमानेंट सेटलमेंट रोहित वाली, कितना सब कुछ पढ़ लिया, राइट, क्वेश्चंस भी कर लिए उसके ऊपर। तो दैट्स हाउ ये चलेगा आपका। और देखो पढ़ाने को तो अभी और भी पढ़ा सकते हैं, बट सही नहीं है फिर वो, है ना, कि इतना ही तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी के अंदर आएगा। अभी ज्योग्राफी क्लास और भी चल रही है, मैं तो 2 घंटे और पढ़ा दूँ, मेरे पास पूरा बना हुआ है ना, मैंने बना लिया था पूरा 1-2 दिन बैठ के, पर ठीक है इतना ही, चलो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। सिलेबस फॉर टेस्ट बताया था मैंने, मनोज, मैंने ऐसे बताया था कि जो संडे तक का क्लास होगा वहाँ तक आएगा, बोथ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, राइट, और पॉलिटी पूरा आएगा, ठीक है। ये मैं लिख कर दे देता हूँ आपको, ये बताया था शायद मैंने, या मंडे तक का बताया था, चलो संडे तक का ले लेते हैं, ठीक है। संडे तक की जो भी क्लासेस हुई हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी की वो होंगी, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी पूरा, और 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में 1 से लेकर 20 तक बोला था मैंने, 1 से लेकर 20 तक, राइट। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।